अस्सलाम वालेकुम। सीरिया 10 में खुशामदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफ कोर्स कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ। आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजर रहा है उसे आसान कर सकता है। कभी नहीं भूलें, आपका हमेशा अपनी सोसाइटी कम्युनिटी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए। किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कुछ मत करें, उससे बेहतर है कि आप किसी का बुरा एटलीस्ट मत करें। कभी इंटेंशनली किसी को हर्ट नहीं करें। अगर आप किसी को 2 मिनट गाड़ी रोक के रास्ता दे सकते हैं कि वो सड़क क्रॉस कर लें, उनको रास्ता दें। अगर आप कहीं पर मोड़ पर खड़े हैं, आप देखते हैं कि कोई गाड़ी मुड़ने का इंतज़ार कर रही है, अगर आप 2 सेकंड के लिए रुक जाएंगे, आप ना सिर्फ ट्रैफिक के मसाइल को कम करेंगे और जो हमारा एक कंजेशन हमें नज़र आता है बार बार ट्रैफिक के अंदर, उसको भी कम करेंगे, बट एक्चुअली में अपनी पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेंगे सोसाइटी को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को। अपनी इंटरेक्शंस में हमेशा कोशिश करें कि अच्छी बातें कहें, अच्छी चीज़ें दूसरे लोगों को कहें, एक अच्छी एग्जाम्पल सेट करें। इससे पहले कि हम दुनिया बदलें, अपने आप को बदल लेते हैं। अगर अपने आप को बदलें तो आई थिंक वर हाफ वे देयर। तो कहीं से तो स्टार्ट करना है, अपने आप से स्टार्ट करते हैं। कोशिश करते हैं कि हर दिन अपने आप को पिछले दिन से बेहतर करने की कोशिश करें। इससे आगे बढ़ते हैं, आपको पता है हमारी हमेशा कोशिश रहती है इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करें। और इस वक्त जितने भी क्रिकेट फैंस हैं आउट देयर, आई थिंक उनके माइंड पे सिर्फ और सिर्फ मैच है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का। हमेशा जज्बाती तो हम हैं ही, वैसे पाकिस्तानी हर चीज़ को लेकर बहुत जज्बाती हैं, लेकिन शायद ही हम क्रिकेट और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जब मैच होता है उससे ज़्यादा जज्बाती किसी और को चीज़ को लेकर इनफैक्ट हम लोग हों। कभी हम जीतते हैं, कभी हम हारते हैं इन मैचेस को, लेकिन जोश और जज्बा कभी कम नहीं होता। प्लेयर्स से जो एक्सपेक्टेशंस है वो भी कम नहीं होती हैं। बहुत एक्साइटेड हैं इस मैच के लिए एंड ऑफ कोर्स हमारी उम्मीद और दुआएं हमारी टीम के साथ हैं। हम जानते हैं कि हमारी टीम हमेशा अपना 100% देती है और हम अपनी टीम को नो मैटर व्हाट हमेशा सपोर्ट करते हैं। और वो चाहे इंडिया की टीम हो या किसी और मुल्क की टीम हो, उसके अगेंस्ट जब हम जाते हैं तो पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान फख्र महसूस करता है अपनी टीम के ऊपर। अब ये जो मैच है 28 अगस्त को होगा और अब इससे पहले कि मैं आपको बताना शुरू करूं इस मैच के बारे में, मेरा ख्याल है कि हमारे साथ जो मेहमान हैं हमारे, वो बहुत बेहतर तरीके से इस टॉपिक पर बात कर सकते हैं। दो बहुत ही खास मेहमान आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले तो जी अली रज़ा हमारे साथ हैं, स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं। आपको वेलकम करते हैं अली रज़ा, बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। इसी के साथ मोहम्मद अफसल माइकल भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कॉमेडियन है। आपको भी वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका माइकल साहब, आपने आज हमारे लिए हमारे शो के लिए वक्त निकाला। और ऑफकोर्स अली रज़ा, जब हम इस मैच की बात करते हैं हम बहुत एक्साइटेड भी हैं और जज्बात तो हमारे वैसे ही आपको पता है, हमारे तो अगर ट्रैफिक में कहीं फंस जाते हैं तो वहाँ पे भी हमारे बहुत सारे जज्बात होते हैं। तो इस मैच को लेकर क्या आवाम के अंदर जज्बात आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं? देखिए जी, मैच तो होते रहते हैं, क्रिकेट के मैचेस मुख्तलिफ टीमों के साथ भी खेले जाते हैं, लेकिन जब हमारे हरीफ मुल्क इंडिया के साथ मैच होता है तो वो एक अलग ही नशा होता है। फैमिलीज एक टाइम अपना एडजस्ट कर लेते हैं कि ये सारे काम दिन में ख़त्म करके इस वक्त जो है हमने जो है वो मैच देखना है, और तमाम काम ख़त्म करके कुछ दोस्तों की प्लानिंग बन जाती है, लड़कियों की बन जाती है, कुछ बड़ी स्क्रीन्स लग जाती हैं मुख्तलिफ जगह। तो इस दफ़ा भी इसी तरीके से प्लान किया गया, क्योंकि पिछली दफ़ा जब वर्ल्ड कप था तो बहुत ही पहला मैच ही वर्ल्ड कप का इंडिया के साथ था और बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई हमारे शहीन्स ने, तो जिसकी वजह से लोगों को एक सरप्राइज़ भी दिया और लोग खुश भी हुए। यही वजह थी कि इंडिया को हराने के बाद हम आगे वर्ल्ड कप में तो नहीं जीत सके, लेकिन जो एक इंडिया के जीतने की खुशी थी उससे लोग जो है वो मुतमईन थे। और उसको ये था कि हमने बस इंडिया को हरा दिया, वो टीम को जो हमेशा चैलेंज करती है, जो हमेशा हमें ये कहने का अक्सर हमें जोक करती है कि मौका शायद नहीं मिलेगा। तो इस दफ़ा मेरा ख्याल है कि मौका हम नहीं देंगे, मौके का सिलसिला जो है वो इसी तरीके से रहेगा, शायद इनको मौका हम ना। अली रज़ा, मुझे नजर आ रहा है आप कितने एक्साइटेड हैं कि आपने ऑलरेडी पाकिस्तान की जो शर्ट है वो पहनी हुई है और जो इमोशंस है वो ऑलरेडी, और आप तो मुझे इतने एक्साइटेड लग रहे हैं कि आप अभी से उछलना आपने स्टार्ट कर दिया। Inshallah, well, Pakistan team is very energetic play. It's my listen, impress. Is man, because inshallah, I hope we see Pakistan to win the match. India is no problem. I'm winning the match already. This time I have a change of free day and चलो एक मिनट गाल सुनो, उन्होंने जरा मैच रिलेटेड आप आ रही है, मुझे दसो कितने रहे हो तुसी? Basically, Paraspura. Paraspura केड़ा इलाका? This is a new town launch in Faisalabad. Oh, Paraspura. Paraspura.
ही हो गया वो वारसपुरा वा सर 2 चौंका का फर्क हैगा उन्होंने नहीं पता है पैरसपुरा बड़ा ब्यूटीफुल अपनी कंट्री साडी बनाई हुई अच्छा वैसे मैं आसी तो क्योंकि पाकिस्तान हम तो पाकिस्तान से हैं और इंडिया के साथ हमारा वेस्ट इंडीज का की काम है वेस्ट इंडीज का पाकिस्तान में बहुत लावा इज लाइक पाकिस्तानी Pakistan cricket team, Pakistan proud like West Indian. So I love Pakistan. I belong to West Indies. साडा उत्थे सारा को रहन सहन उत्थे ही है लेकिन ਅਸੀਂ पाकिस्तान में बड़ी मोहब्बत है लंगर अच्छा मिलता हो सुभान अल्लाह थां थां दे लगे उत्थे यानी कि पेट सापा नहीं कारोबार दा ਇੱਥੇ आ गया उत्थे लगा उत्थे लंगर लगे माशाल्लाह पाकिस्तान तो फिर बंद ऐ देखो ਜਿਹੜੀ सेहत बनी ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ अंडरटेकर ये सेहत बनी हुई है सारी देखिए माशाल्लाह एक अंडरटेकर असि लंगर टेकर असि अच्छा आप लंगर टेकर हम लंगर टेकर इसलिए अच्छा आपका जो जोश है वो तो हमें नजर आ ही रहा है लेकिन वेस्ट इंडीज का क्या ताल्लुक है इस मैच के साथ ये तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है असल में ए जरा थोड़ा सवाल है ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਰਕ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ अच्छा ਸੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ इंशाल्लाह ताला यानी कि ये पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं कि जो एशिया कप है उसमें पाकिस्तान जो है वो अपनी अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा क्योंकि उसकी मेन वजह ये भी है कि इस दफ़ा वर्ल्ड कप में तो शहीन अफरीदी के चर्चे थे और उसने तमाम विकेटें उड़ा दी थी और पाकिस्तान को वन साइड के तौर पर जो है मैच विन करवाया था लेकिन इस दफ़ा वो अनफिट होने के बाद तो ये भी हमारे लिए लॉज है कि हम एक अच्छा बॉलर जो है वो नई मैच में खेलेंगे और मैच भी बहुत बड़ा है तो उसमें एक चीज़ थोड़ी सी मैं बता दूं कि हमेशा जो लेफ्ट हैंड बॉलर है वो हमेशा ही कामयाब रहा है इंडिया के खिलाफ इससे पहले आप मोहम्मद आमिर की कारकर्दगी देख ले उसने भी जितनी बॉल्स आगे डाली हैं जितने भी बोल्ड किए हैं या एलबी आउट किए हैं वो लेफ्ट हैंड बॉलर थे और उसने बड़े अच्छे तरीके से कारकर्दगी दिखाई उस वक्त भी एशिया कप था और उसमें अच्छी कारकर्दगी दिखाते हुए अच्छी बॉलिंग की तो उसके बाद वर्ल्ड कप में भी लेफ्ट हैंड शहीन अफरीदी थी आमिर की कमी उन्होंने महसूस नहीं होने दी तो इस दफ़ा थोड़ा सा हमें टफ तो लगेगा क्योंकि हमारे पास उस तरीके से बॉलर नहीं होगा हसनैन को एडजस्ट किया है नया बॉलर है बड़ा अच्छा यंग बॉलर है उसको एडजस्ट करने की कोशिश की है लेकिन कमी तो महसूस होगी लेकिन जो जोश और जज्बा है वो मेरे ख्याल है हसनैन भी कोशिश करेगा पूरी कि जो चारों खाने का जिसको कहते हैं चित करने का वो पूरा प्लान करके आया तो ये प्लानिंग होगी और इंशाल्लाह ये मैच जो होगा ये पाकिस्तान के हिस्से में आएगा क्योंकि एक खौफ है बाबर आजम का एक खौफ है रिजवान का जो स्टार्ट में इन्होंने उस दिन किया था कि यही इनको आउट नहीं कर पाए थे और 10 विकेटों से हम लोग जीते थे तो बाबर आजम का बहुत खौफ है इंडिया में और इंडिया के कोई ऐसी जगह और ऐसी नहीं है जहां पे ये सिलसिला नहीं चल रहा कि काश ये जो है ये बाबर को कुछ जो इस सिलसिला हो जाए कि बाबर अच्छी कारकर्दगी ना दिखा पाए अच्छा माइकल हाँ जी जी नहीं आप बताएं जी आप बताएं हम तो आपके सुनने का नो डाउट इज अली रजा इज अ ब्यूटीफुल तबसरा माशाल्लाह इज नो डाउट कि बाबर आजम पाकिस्तान लड़के बल्कि इंडियन पूरी टीम से बड़ा हैवी है इंशाल्लाह ताला आज जरा मैच हो रहा है सो ग्रेट बाबर आजम आज तक मेरा जो एक्सपीरियंस है वो उसके बारे में कहूँगा आज जो इंडिया की टीम रात वो सोई नहीं यही प्लानिंग बाबर को कैसे पकड़ना है इसको कैसे पकड़ना है ये प्लानिंग असल में ये रात मतलब दहशत पूरी हमने जमा ली है रात सारी ये करते रहे एक दूसरे को अपना को जादू दिखाते रहे को दम कर ओम शाम गंगा जल ठीक है ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵਾ हर एक हक आ के अपनी इबादत दे चीज़ करें लेकिन अगर सूरत हाल में थोड़ी जी अगर बनावा तो मैं सुनिया तुम कमेंट्री भी बड़ी अच्छी करते हो वो थत्थी की आवाज़ के नाल जिस तरह तुम अक्सर करते हो उस थोड़ी कमेंट्री करनी तुम ये बताएं कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि विराट कोहली विकेट के ऊपर है ओके और शहीन शाह अफरीदी फिट हो गए इट्स ओके वो अब बॉलिंग करवा रहे हैं सूरत हाल बड़ी गमगीन है और उस वक्त क्या क्राउड का सिलसिलेकार होगा और क्या सूरत हाल होगी जरा कमेंट्री में बताएं व्हाट अ क्वेश्चन माय ब्रो लीजिए आज का जो मैच है ये जो अली भाई ने बताया इसी तरह के बड़ा कश्मकश है डू एंड डाई कंडीशन मैच है सो अ क्राउड इज अ लॉट ऑफ क्राउड हियर इज वाचिंग द मैच सो रियली वाचिंग द मैच सो क्या सिचुएशन होगी ये क्राउड मैक्सिमम
कोई तकरीबन साढ़े कुछ सवा लाख का करोड़ आ। अच्छा 100 लाख का इन्ना आधार फड़िया वा बिल्कुल वो भी भान ले से करोड़ अच्छा भान ले ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੋ ਕਰਾਊਡ ਦੀ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਫॉर एग्जांपल ਲਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਲਾਂ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 16 ਸਕੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕਿ ਥਾਲੀ ਤੋਂ कैसे what is the situation it's a terrible remaining so India to win only 16 runs required into Shahshar Afridi the Superman is a great ball for Pakistan is a one and only in the world Shahshar Afridi ball to the road oh what a ball Kohli oh to Kohli जरा कर मार गया फिटे मुंह विकेट पर मार गया Kohli बेहोश बॉल it's Kohli again it's a कप incomplete again ball to Shahshar it's gone Kohli's gone Indian crowd his mother is died Indian crowd is a pit sabah what is about the crowd is gone but in the last one in time to Shikhar Dhawan देखो जी कैसा कर Shikhar Dhawan ना मैम जी ਪੈਂਚਰ ਲਵਾਉਣ ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਚਿੰਚੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾ ਪੈਂਚਰ ਲਾ ਦੇ ਯਾਰ ਜੋ ਪੈਂਚਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆਪ ਲਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਲਾ ਦੇ यानी कि ऐसे से प्लेयर है सिर्फ काबिल गॉन सो Kohli is gone in come to Shahshar Afridi just only 10 runs required oh in the air hands could be crossed he's got to hurry he go back to the second half it's not out to Pakistan what a great Pakistan is crowd enjoy Indian crowd is sleeping इंशाल्लाह जी ऐसे ही होगा जिस तरीके से इन्होंने तबसरा किया और हमारी टीम के हमेशा बहुत ही अच्छे तरीके से आपने पाकिस्तान का मैच विन करवाया इंशाल्लाह ऐसे ही होगा जिस तरीके से बल्कि कोशिश होगी कि यहाँ तक इतना वो सीरियस साइड पे मैच सुनाई जाए जिस तरीके से वर्ल्ड कप में बाबर ने और रिजवान ने अपनी कारकर्दगी दिखाई थी और वो ये सिर्फ इस बात से सोचते रहे कि काश हम एक प्लेयर को आउट कर दें काश वो एक प्लेयर कोई मिल जाए जिसको हम आउट कर लेकिन बदकिस्मती से वो एक भी प्लेयर को आउट नहीं कर सके थे तो वो भी मैच हम लोगों ने विन किया और अब भी मेरा ख्याल है जो माजी में देखा जाए जो पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह एक क्रिकेट में एक बहुत अच्छा पाकिस्तान का मुकाबला बड़ा अच्छा स्टेटस है माजी में देखा जाए तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के जितने भी और इंडिया के दरमियान मैचेस हुए ये बड़े डू एंड डाई कंडीशन के हुए हैं बड़ा फंटास्टिक किस्म को कभी ये नहीं हुआ कि जनाब पाकिस्तान ने 200 रन किया और कह लो कि बहुत क्लोज हुआ ऐसा हुआ हो तो जाता है लेकिन उसके बावजूद ये सिचुएशन रही है कि वन साइडेड मैचेस नहीं हुए आज के जो मैच है वन साइडेड है लेकिन इंशाल्लाह मैं बड़े वसूख से कहता हूँ मुझे ट्रस्ट है अपनी पाकिस्तान टीम मुझे फख्र है पाकिस्तान टीम पर फॉर ग्रेट इस बार बड़ी डिफरेंट परफॉर्मेंस होगी सो मैं मेरा ये ट्रस्ट है अच्छा इसमें मैं इस चीज़ पे थोड़ा सा कर दूं कि आजकल थोड़े से सोशल मीडिया पे और ट्विटर पे ये थोड़ी सी जंग लगी है क्योंकि बाबर आजम और विराट कोहली को बहुत अहम समझा जा रहा है तो विराट कोहली और बाबर आजम की दुबई में मुलाकात भी हुई है वो भी ट्रेंड बना हुआ है इस वक्त ट्विटर पे बड़ा टॉप ट्रेंड बना हुआ है कि बाबर आजम और ये कौन सा करेंगे क्योंकि इंडिया के जो वहाँ पे चैनल मीडिया है वहाँ की तरफ से भी बहुत तनकीद की गई है विराट कोहली को कि आखिर आप इतने क्यों करीब देखिए प्लेयर्स की इज्जत करते हैं अगर बाबर आजम इस वक्त दुनिया का टॉप का बैट्समैन है आईसीसी उसको मान रहा है तमाम लोग मान रहे हैं तो आप लोग भी मानो एंड रिस्पेक्ट दोनों तरफ से आई थिंक होनी अगर वो रिस्पेक्ट करने वाला विराट कोहली खुद एक अच्छा प्लेयर है अगर वो उसकी रिस्पेक्ट कर रहा है बाबर आजम को मान रहा है तो आप लोग भी मानो ना आप लोग बस इंडिया के चैनल्स पे बैठ के आप लोग बातें करने शुरू कर देते कि जी बाबर आजम ये बाबर आजम वो जब वो छक्के और चौके लगाता है फिर आपको समझ में आता है कि नहीं जी अच्छा ये बेस्ट है स्पोर्ट्स को ना पर्सनल नहीं लेना चाहिए मुझे लगता है कभी भी आपको स्पोर्ट्स पर्सन की इन पर्सनल लाइफ पे नहीं जाना चाहिए ये भी एक चीज हम देखते हैं अली रजा और बड़ी अफसोस की बात है माइकल अगर आप भी इस पे कमेंट करें कि पर्सनल हो जाते हैं लोग मतलब जीते या हारे भाई हमारी टीम है हमें उनसे प्यार है जैसा भी परफॉर्म करेंगे हमें हमेशा फख्र है असली मैम जी जो ये तो
हर बंदे का एक एक आइडियाज होते हैं, तो लिहाजा इसी तरह के एक पर्सन होते हैं। स्पोर्ट्समैन जो होता है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का क्राउड भी आता कि जो एक न्यूट्रल क्राउड होना चाहिए। न्यूट्रल क्राउड जो है, हम अगर ये इसी बंदे को फ्रेम में रख लें, लेकिन हम जो अपने पाकिस्तानी जो लोग हैं वो तो हमें पाकिस्तानी प्लेयर से मोहब्बत करनी, लेकिन बहुत से ऐसे पाकिस्तानी प्लेयर जो दूसरे ममालिक के दूसरे क्रिकेटर्स हैं उनको भी लाइक करते हैं। तो ये पर्सनल वाला मामला जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें थोड़े से बाहर की कंट्री के लोगों के, मैं वही बात है कि मैं ट्विटर पे देख रहा था कि जो लोग हैं दूसरी कंट्री के प्लेयर, अंडर 60 के, अंडर 19 के, यानी कि जो यंग यूथ के प्लेयर्स हैं, वो फॉलो कर रहे हैं बाबर आजम को और वो बाकायदा तौर पर लिख रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। आई डू हैव टू से अली रजा के बाबर आजम की ये बात तो है कि मतलब आप सही में उनसे एक पर्सनालिटी इस तरह की है कि आप सुनते हो उनकी बात, और आई थिंक इसीलिए इसकी वजह से पाकिस्तान टीम की जो अप्रोच है, जो पॉपुलैरिटी, वो भी आई डू बिलीव कि हमें बढ़ती हुई नजर आई है। लेकिन इससे पहले कि मजीद गुफ्तगू करें, ब्रेक ले लेते हैं, कहीं में जाएगा हमारे साथ। वेलकम बैक सीरिया चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच 28 अगस्त को हो रहा है। हम सब बहुत एक्साइटेड भी हैं। हमने सोचा क्यों ना आज के प्रोग्राम में इसी को डिस्कस कर लेते हैं। जज्बात तो आई थिंक पाकिस्तानियों के वैसे ही बहुत होते हैं, और स्पेशली जब इंडिया के अगेंस्ट हम मैच खेल रहे हों तो वो इनटू क्वाइट अ फ्यू 100 टाइम्स मेरा ख्याल हो जाते हैं। चाहे आप कोई भी हों, चाहे आप लड़की हैं, लड़का हैं, आप किसी भी सोशल क्लास से बिलोंग करते हैं, किसी भी उम्र के हैं, अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है तो आई थिंक हम सब ही अपनी टीवी स्क्रीन से हट नहीं पाते हैं। और अब ये मैच है, एक्साइटमेंट भी है, कंपटीशन भी है, थोड़ी सी कंपेटिटिवनेस भी आ ही जाती है, हमें क्या करें। और स्पेशली अगर हम देखते हैं हमारे क्रिकेटर्स के दरमियान, तो बल्कि वहाँ पर इतनी कंपेटिटिवनेस और आपको जज्बाती वो होते हुए नज़र नहीं आ रहे होते, बड़े काम नज़र आ रहे होते, बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन हमारी आवाम जो है, और पॉजिटिव तरीके से भी और कुछ हद तक नेगेटिव तरीके से भी आपको बड़ी इमोशनल होती हुई नज़र आती है। तो एक्साइटमेंट भी है यहाँ पर, और हमारी कोशिश है कि ना सिर्फ आज क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उसके बारे में बात करें, लेकिन क्या सिचुएशन है और किस तरह का एटीट्यूड हमारा होना चाहिए उसके ऊपर भी ज़रूर बात करें। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं कर लूँ कि जारी बात है, जिंदा दिलाना फैसलाबाद के लोग हैं, तो हम अगर फैसलाबाद के बंदे की बात नहीं करेंगे तो ये भी नाइंसाफ़ी होगी। आसिफ अली जो है वो भी इस टूर्नामेंट का हिस्सा है, और वो भी अपने जो है वो जौहर दिखाने के लिए तैयार है। न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान को जिस तरीके से उन्होंने छक्के मारे और उनकी ज़रा तसल्ली की, इसी तरीके से अक्सर सोशल मीडिया पे चल रहा था कि न्यूजीलैंड को सिक्योरिटी की बहुत ही ज़रूरत थी, तो उनकी सिक्योरिटी मुकम्मल की आसिफ अली ने, और उसके बाद जो है अफगानिस्तान। तो इस दफ़ा आसिफ अली के ऊपर भी जो है वो उम्मीद है कि वो भी अच्छी कारकर्दगी इंडिया के खिलाफ दिखाएंगे, क्योंकि वो हमारे हिट मारने वाले बैट हैं और सबसे भारी बैट जो है वो उनका है। तो उसके ऊपर भी जो है वो हमारा ख्याल है कि वो भी इस चीज़ को जो है वो आगे लेके जाएंगे। और जो छक्के हैं, शायद ग्राउंड से बाहर, ग्राउंड तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन अक्सर उनके छक्के जो होते हैं वो काफ़ी दूर जाकर जो है वो गिरते हैं। तो उम्मीद है कि आसिफ अली भी जो है वो अपने अच्छी करें। मेरी तो कोशिश ये है कि बाबर आजम और रिजवान अली की जो कोऑर्डिनेशन है आपस में, और जो उनका आपस में, वो ही पहले की तरह जो है वो कायम रहे और वही आगे तक मैच लेगा। अच्छा, मैं अली रजा आपसे ये भी पूछूंगी कि किस तरह से बनानी चाहिए, लाइनअप क्या होना चाहिए, मैं ये ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी इस मैच के हवाले से। और ऑफ कोर्स ये भी कि क्या अगर हमें टॉस अगर हम जीतते हैं तो हमें बॉलिंग करनी चाहिए या बैटिंग करनी चाहिए, और किसमें ज़्यादा जो है हमें फ़ायदा रहेगा। लेकिन उससे पहले माइकल आप भी ज़रा बता दें, हमारे प्लेयर्स जो हैं, सबसे मज़े की बात जो मुझे पर्सनली लगती है कि अब हमारे प्लेयर्स बड़े रेलेवेंट लगते हैं। मतलब आप उनकी बातें सुने तो झुकते, वो आपको इंटरनेशनल जगह जीते हैं, हारे हैं, और वहाँ पे वो ट्रॉफी लेते हुए ना कोई पंजाबी जुगत आपको मारते हुए नजर आएंगे। तो बड़ा एक रिलेटेबल उससे माहौल बन जाता है, आपको लगता है कि एक्चुअली में ये बंदा जो है ना ये हमारा ही बंदा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है। ये बिल्कुल ठीक है कि जो टॉस जीते या फिर हारे, लेकिन हमें इससे कोई सरोकार नहीं। असी इंशाअल्लाह ताला एनओसी गिच्छे फड़ना ते असी मैच नूं लै जाना, असी इंडिया दे मूंह चों मैच खिंच के लै जाना कि ऐ नहीं सानू कि टॉस हार गया यार की बनेगा यार पाकिस्तानी टीम यार ऐ टॉस नहीं, ऐ गल साडे वास्ते, साडी पाकिस्तान टीम वास्ते इट्स नॉट प्रॉब्लम। अरे वाह, क्या बात है, ये कॉन्फिडेंस चाहिए, ये एटीट्यूड। जो मर्जी हो, हम लोग जो है वो विन करने का माइंड रखते हैं, और इस वक्त जो हमारी टीम की पोजीशन है वो बहुत ही अच्छी है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन। इस चीज का इंडिया को भी आइडिया है कि इस दफा जो टीम है पाकिस्तान की, खासकर T20 की, तो बहुत ही अच्छी और बड़ी मजबूत टीम है।
तो उस चीज का उनको लोगों को उन्होंने भी गुजारी बात, हर कोई टीम अपनी प्लानिंग करता है कि कौन पहले बैटिंग करेगा कौन नहीं करेगा। पहले की निस्बत अब जो मौसम है वो काफी बेहतर है, अब गर्मी का सिलसिला है, तो कोशिश होगी कि जो टॉस जीतेगा वो कोशिश करेगा कि पहले जो है वो बैटिंग क्योंकि वो करे, ताकि जो विकेट के ऊपर जो है वो स्टे कर सके और अच्छा टारगेट जो है वो दे। पाकिस्तान की टीम भी यही कोशिश करेगी, इंडिया की भी कोशिश होगी कि अच्छा जो करे, लेकिन अच्छा हमारी मतलब बैटिंग ली जाए, अगर हमें पहला टॉस मिलता है बैटिंग ली जाए, क्योंकि जो टाइम है विकेट का जो है वो स्टार्ट का है, पहले है। उसके बाद ये भी हो जाता है कि मौसम कुछ इस तरीके से हो जाता है कि अगर उसके ऊपर घास के ऊपर वो जिसे हम कहते हैं कि हल्की हल्की बूंदाबांदी आ जाए, क्यों आ जाए, तो विकेट के ऊपर गीली विकेट ना हो या कुछ ऐसा सिलसिला ना हो, तो विकेट को मद्देनजर रखते हुए भी देखा जाएगा। उस वक्त विकेट की पोजीशन के बायस जो है वो डिसाइड किया जाएगा, क्या विकेट किस तरीके की विकेट है, क्या ग्रास है या फिर लूज है, बॉल सीधा आएगा, स्विंग होगा या क्या होगा। इन चीजों को मद्देनजर रखते जो हमारे प्लेयर्स हैं या कोचेज हैं वो उस चीज को देखेंगे, उसके बाद ये प्लानिंग करेंगे कि हमने क्या करना है। क्योंकि अच्छा, लाइनअप क्या होना ये मैच एशिया कप का फाइनल मैच है, हालांकि ये पहला मैच है एशिया कप का जो हो रहा है, लेकिन ये हमारी नजर में ये फाइनल मैच है, हमने इसको फाइनल की तरह खेलना है। फाइनल की तरह ये भी बता दें, देखिए इंडिया के साथ बस ये है कि उनको पता नहीं क्या इशू होता है हमारे, हालांकि हमारी हमेशा यही रही है, हम मोहब्बत बांटने वाले लोग हैं। आप शायद वो क्लिप आज भी पड़ा हुआ है और वो आज भी वायरल हो रहा है कि जब इंडिया को वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने हराया था तो रिजवान और बाबर आजम, विराट कोहली और प्लेयर्स को इस तरीके से मिल रहे थे कि जिस तरीके से कि वो उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब वो रिस्पेक्ट की नजर से उनसे मिल रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से रिजवान गले मिल रहा है विराट कोहली से और विराट कोहली भी उनको अच्छा रिस्पॉन्स दे। देखिए ये ग्राउंड की लड़ाई है, ये ग्राउंड का जो एक जंग है जो आप देख रहे हैं, लोगों के जज्बात अपनी जगह है, लेकिन आप अपने वहां पे मीडिया पे बैठ के 2.5 घंटे एक करोड़ों के ऐड जो है वो उस दिन जो है वो सेल हुए थे, करोड़ों के ऐड चले जी, टीवी के ऊपर बैठ के इन्होंने बातें की जी। ये जो 4 लास्ट बॉल पे शाहीन अफरीदी ने एक बॉल फेंकी, वो प्लेयर ने नहीं कैच की, वो चौका हो गया, उसके ऊपर तबसरा करते रहे आधा घंटा, और टीवी पे बैठ के ये कहते रहे कि जी ये जो 5 रन है ये हराएंगे, ये पाकिस्तान को जब ये वापस जाएगा शाहीन अफरीदी इसको अंडे पड़ेंगे, ये करेंगे। और मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान ने इनको मात दी है, मेरा ख्याल है कि आने वाले वक्त में भी इनको याद रहेगा। अब मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से टीम हमारी तैयार है, इंडिया में आज भी वहां पे तसल्ली बख्श लोग बैठे हुए हैं, डर रहे हैं, खौफ पे हैं कि कोई हम इस तरीके का तबसरा न कर दे जो हमारे गले पड़ जाए। अच्छा लाइनअप बताएं, किसके साथ ओपनिंग होनी चाहिए अगर हम चूज करते हैं बैटिंग, किसके साथ ओपनिंग? देखिए हमारी कोऑर्डिनेशन वही जो मैंने आपको पहले बताई है कि स्टार्ट की जो ओपनिंग है वो हमारी पहले ही बड़ी अच्छी है, साइड बहुत अच्छी है। बाबर आजम और रिजवान ओपनर, इनकी कोऑर्डिनेशन इस तरीके से चली हुई है और इंडिया को भी पता है ये ओपनर हैं, इनको ही डेर करना है तो लेकिन अच्छा थोड़ा अगर चेंज कर लिया जाए वैसे इंडिया को, अगर नहीं ये कोऑर्डिनेशन पे होता है। आपकी जब एक प्लेयर के साथ एक दूसरे के साथ बातचीत क्लियर हो जाए, आप एक दूसरे को समझना शुरू कर दें, बॉलर को समझना शुरू कर दें, तो वो काफी बेहतर होता है। जिस तरीके से आसफ अली और मलक लास्ट बॉल पे थे और उनको ये था कि हमने अगला जो बॉलर है उसको हिट करना है, ये जो बॉलर है ये इतना अच्छा बॉलर नहीं है, ये अच्छा बॉलर है, अगले बॉलर को करना है, उस ओवर में हमने अच्छे से अच्छे रन लेने। तो उस दौरान मलक जो था वो आउट हो गया था, फिर वो ये जिम्मेदारी, तो ये कोऑर्डिनेशन होती है एक दूसरे के साथ, तो वो ये सिलसिले कार है। अच्छा इस लाइनअप को चेंज नहीं कर। हाँ जी जी बिल्कुल माइक। जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, मुझे ये बताइएगा कि दोनों मुल्कों के पॉलिटिक्स ये मैच देखते हैं, असल में होता है कि जब तक पाकिस्तान इंडिया को हराता है, इंडिया में पान तोड़ मार, बस्ता तोड़ मार, दरवाजे आज निकला बाहर के दरवाजे ला के मकान बेचारे प्लेयरों के माँ बाप मकान किराए ते ले लेंगे, कोई इधर निकल जाता, कोई इधर निकल जाता यार, बड़ा अजीब है मुल्क है। अच्छा ये माइकल ऐसे क्यों होता है, क्यों इतना, जैसे मैं पहले भी पूछ रही थी बल्कि पर्सनल क्यों हो जाते हैं इतने लोग मैच को लेके? हमारे प्लेयर्स हैं भाई, हम तो उनको जैसे भी बेसिक मेंटल अप्रोच उनकी इतनी कम है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, हत्ता कि वो ये होता है, सुनो मेरी गल एकदम कई बार इंडिया की टीम टुट गई है, अल्लाह की गल है, वो बंदे नाल फड़ गए, उन्होंने एक बंदा फड़िया फड़ के रेडी ते लैके बुमराह जी आया, बुमराह जी है, बुमराह जी बुमराह प्लेयर बुमराह, मैं यार इतने तो साढ़े मसाल तो गोडे से दवाई रगड़ लग जाए, आओ जी 10 रुपया बुमराह तो लाना, हाँ दवन 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 आ गया दवन यार, पिछले बंदा गोह तो डिग पिया उदों पिछले लख तो दवन दवन का तेल मिलना यार ना अली भाई नाम है पाकिस्तानी नाम। अच्छा सर ये तो फलवा के आए, मेरी गल सुन माइकल भाई, इस वक्त सूरत हाल ये करनी है
कि आपने बात की पॉलिटिशियन की कि हमारे ये वो, इस वक्त इमरान खान तबसरा कर रहे हैं मैच पे कि बटुआ लग गया, वो नहीं मैं गल कर रहा हूं, नहीं कह रहे हैं कि मैच पे तबसरा कर रहे हैं इस वक्त। तो तबसरे के दौरान आप क्या कहेंगे, इमरान खान की क्या गुफ्तगू होगी एज ए पाकिस्तानी के वो अच्छी सोच रखते हैं या हर कोई अपना पॉलिटिशियन अपनी जगह, लेकिन हाँ जी, तो इमरान खान इस वक्त मैं विराट कोहली हूं, नहीं मैं बाबर आजम हूं और इमरान खान मुझे समझा रहे हैं, बताएं किस तरीके से समझाएंगे? मैं आपको समझाना चाहता हूं बाबर, देखिए मेरी बात आपने गौर से सुननी है। अच्छा, आज का जो मैच होगा इंशाअल्लाह ताला हंसने वाली बात नहीं। आज का जो बाबर आजम, आप मेरे बेटे हैं, मैं आपको टिप्स देना चाहता हूं कि कल आपने कैसे स्टार्ट करना है। इंशाअल्लाह ताला मैं अपने पाकिस्तान के लिए दुआ है कि जो भी टॉस पाकिस्तान लड़े या पाकिस्तान टॉस जीते, जब पाकिस्तान की बैटिंग का आगाज हो, ये आपको बाबर का जिम्मेदारी है आपकी, आपने बड़े तम्मत से देना, लंबा टारगेट देना है। मैंने इंडिया में जितनी क्रिकेट खेल लिया, मैं आपको इंडिया के फ्यूचर के बारे में बताया। इंडियन प्लेयर्स जो है बाखुदा ये पाकिस्तान से बहुत अंदर मर जाते हैं। अच्छा, बेड़ा गर्क हो जाता है, लेकिन ऊपर से ये तगड़े ऐसे खेलो। अच्छा हुण इत्थे आप स्टेप अपना अगला तुहाडी स्पीच खत्म हुई, अगली स्पीच नाल चौरी शुजात शुरू होगी। चौरी शुजात कैसे करेंगे? बाबर आजम क्रिकेट खेलते रहे, मतलब ये हमारे बड़ी अच्छी बात है, बेशक वो फनकार हैं, इसमें किसी की दिलेदारी करने के लिए हमने नहीं, लेकिन ये मैसेज दे रहे हैं कि हमारे जो पॉलिटिशियन है वो बेशक जितना मर्जी पाकिस्तान में इशू है, लेकिन उनकी मोहब्बत अपने मुल्क के साथ वैसे ही है। अभी मैं अगर बिलावल करूं, बिलावल की बड़ी मोहब्बत है, लगाव है अपने मुल्क के साथ, तो बिलावल किस तरीके से जो है वो करेंगे? जी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जैसे कि कल मैच देखेंगे, उनको तो अपनी तमाम मसरूफे छोड़ देनी है। जबरदस्त। वो छोड़ने के बाद वो तमाम पॉलिटिक्स थे वो बिल्कुल वो तर होकर वो पाकिस्तान का मैच देखेंगे बड़ी मोहब्बत के, हत्ता कि वो खाना भी भूल जाएंगे। अच्छा, रॉन्ग नंबर वो ना कल खाना हर शय बोल, तो बिलावल पाकिस्तान की टीम के बारे में क्या कहेगा? जी। मैं आपके फजलो करम से मुझको यकीन है कि पाकिस्तान का जो क्रिकेट टीम है, आज ये मेरी बात आप नोट कर लीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला कोई नहीं है उनका बेचा ये मसला नहीं ना कोई ना इतना पेट नहीं निकलता इतना तो बाबर आजम को क्या बाबर आजम इससे पहले नहीं इससे पहले कि आप ये बताएं कि बिलावल भुट्टो क्या कहेंगे बाबर आजम को ब्रेक लेना है, तो ब्रेक ले लें, छोटा सा आप ले लें ब्रेक। Take a break, are you this kid? वेलकम बैक। चलिए चंद में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले हमारे साथ बिलावल भुट्टो साहब मौजूद थे और वो ये बताने लगे थे हमें कि वो बाबर आजम को अगर कुछ कह रहे होंगे तो क्या कहेंगे? मैं अपना बाबर आजम को ये कहना चाहता हूँ कि बाबर आजम इंशाअल्लाह ताला मेरे इज्जत, मेरे मुल्क की इज्जत, मेरे अवाम की इज्जत, आप इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप कल बड़ा अच्छा परफॉर्म करोगे, हमारा बॉलिंग लाइन बड़ा अच्छा होगा इंशाअल्लाह ताला। जब कल पाकिस्तान मैच को जीतेगा तो मैं आपसे वादा करता हूँ, दिल मांगोगे दिल दूंगा, ओजरी मांगोगे उतरी दूंगा, सुरी मांगोगे सिर दूंगा। कुछ और इतना कुछ नहीं चाहिए, बस काफी है। अच्छा, इसमें मैच की तरफ थोड़ी सी होगा कि हमारी तरफ तो जारी बात है कि मोहब्बत पॉलिटिशियन भी है जो अपने प्लेयर्स को बाद में मोहब्बत ही करते हैं, उनसे प्यार ही करते हैं, बेशक वो बिलावल भुट्टो हो या शहबाज शरीफ साहब हो या कोई भी हो,
तो उनकी मोहब्बत हमेशा जो है वो अपनी टीम के साथ, टीम के अपने मुल्क के साथ साथ ही सपोर्ट रही है। हमेशा। लेकिन बदकिस्मती से ये हम चाहते हैं कि ऐसी मोहब्बत आप लोग भी करें ना, वहां पे बॉर्डर के उस पार आप उन लोगों को तनकीद करना शुरू कर देते हैं, लोग उनके घरों के आगे आके मुजाहरा करना शुरू कर देते हैं। देखिए हार जीत अपनी जगह है, मौका इस दफा आप मौका नहीं मिलेगा। जो मौके की आप बात करते हैं ना, मौका मौका, ये जो आपने छुरलियां और जो पटाखे रखे हुए हैं अपने पास, ये आप किसी और के साथ जब मैच होगा ना, श्रीलंका के साथ या किसी और के, उनके लिए इस्तेमाल करें, उनके लिए वो पटाखे चलाने के लिए कोशिश करें। यहाँ पे पटाखे चलाने की पाकिस्तान के प्लेयर्स के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि पटाखे हमने बड़े अच्छे तरीके से रखे हुए हैं और आतिशबाजी भी भरपूर होगी और इस्तकबाल भी हमारी टीम का भरपूर होगा। तो पटाखे ये अगले बार किसी और टीम के साथ खेलने के लिए, लेकिन ये जो मौका है, मौका अब आप हाथ में नहीं आने वाला, मौका अब तो गया, हाथ से निकल गया मौका, अब मौका वापस नहीं आएगा। बल्ला क्योंकि बाबर के हाथ में है, रिजवान के हाथ में है, बॉलर जो हमारा हसनैन है, आसफ के हाथ में है हर चीज, तो बहुत धुलाई होने वाली और धुलाई इतनी होगी कि आपको पटाखों की आवाज कम और क्लास के छक्कों की आवाज ज्यादा सुनाई देगी। अच्छा अली रजा, इंडियन टीम की क्या प्रेपरेशन आपके ख्याल में होगी इस वक्त? देखिए उनकी यही कोशिश होगी कि जो उनके ऊपर एक क्या स्ट्रैटेजी होगी, बल्कि मेरा ख्याल है स्ट्रैटेजी पे भी थोड़ा सा अगर अच्छा उसमें जो है उनकी कोशिश होगी कि जो हमने इंडिया में हमारा एक वर्ल्ड कप में हम लोग हारे हैं, उससे पहले एशिया कप भी हारे हैं पाकिस्तान से, तो उसको क्लियर करने के लिए वो मुकम्मल तौर पर प्लानिंग करेंगे। देखिए इस पे सबसे ज्यादा जो इस वक्त वजन और दिमागी तौर पर प्रेशर है वो ज्यादा से ज्यादा विराट कोहली पे है। देखिए जितना विराट कोहली पे वो प्रेशर डालेंगे, विराट कोहली की परफॉर्म उतनी ही ज्यादा कमजोर होगी। जब आप प्लेयर्स को प्रमोट नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, तो देखिए मैं जैसे बात कर रहा था कि बाबर को इतनी ज्यादा हमारे पाकिस्तान के लोग मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान से बाहर जो लोग रहने वाले हैं, जो इंग्लिश हैं, यूरोपियन हैं, प्लेयर्स हैं, वो भी इनसे मोहब्बत करते हैं। तो अगर वो कर रहे हैं मोहब्बत, तो जारी बात है कि आपको सपोर्ट मिलती है, आपका खेलने का और दिल करता है, आप और मेहनत करते हैं। जब दिन ब दिन आप उनको प्रेशराइज करेंगे, नो डाउट विराट कोहली बहुत अच्छे बैट हैं और पाकिस्तान को टफ टाइम भी दे सकते हैं, वो मुश्किल भी आ सकती है उनके लिए। तो लेकिन अगर वो दुनिया में किसी प्लेयर से या किसी बॉलर से डरता है, वो ऑन एयर टीवी पे बात की है उसने कि उसको आमर से डर लगता है, कि मोहम्मद आमर से खौफ है कि मुझे लगता है कि अगर कोई प्लेयर मुझे आउट कर सकता है या बॉलर आउट कर सकता है तो वो मोहम्मद आमर है। और आमर से भाई ऑन एयर उन्होंने बात की है इस चीज को। तो ऐसे प्लेयर्स को जो टॉप के प्लेयर रह चुके हैं उनको खौफ पाकिस्तान प्लेयर्स का है। तो आप जब तक इनकी प्लानिंग यही होगी कि जो एक ठप्पा लगा है वर्ल्ड कप का और एशिया कप का, वो किसी तरीके से रिमूवर से करें, लेकिन ये ऐसे होने वाला नहीं है। एक जगह से हट के दूसरी जगह पे एक और ठप्पा लगने वाला है। एंड कोशिश तो वो कर सकते हैं, मुझे लगता है हम कोशिश के लिए उनको जरूर, ऑफ कोर्स हमारी टीम इतनी जगह तो जरूर देगी कि कोशिश वो करे अपना पूरा, और इसी का तो मजा होता है किसी भी मैच के अंदर कि दोनों तरफ से तगड़ा मुकाबला हो और पर्सनल किसी ने लेना। मेरा नहीं ख्याल हमें अपने प्लेयर्स के अगेंस्ट, नो मैटर बट पाकिस्तान में तो आई डोंट बिलीव हमेशा बहुत रिस्पेक्ट रही है दोनों टीम्स की, एंड हारें या जीतें हमारी तरफ से हमेशा प्यार और अच्छा मैम, ये अली भाई ने कहा कि जो बाबर जो सॉरी विराट कोहली, असल में ये विराट कोहली वो पूरी टीम उस पर बहुत ट्रस्ट करती है। क्या कि ऐसा कि वो बॉलिंग भी वही करता है, विकेट कीपर भी वही है, वो ऑफ स्विंगर भी वही है, राइट आर्म भी सब वही है, बैट्समैन, यानी कि एक आदमी 11 प्लेयर का वर्क करता है, ये तो नामुमकिन बात है। तो कैसा, ये कैसी टीम है और ये कैसी पॉलिसी है, ये कैसी स्ट्रेटजी है? धोनी था, धोनी जितनी देर कप्तान रहा है उसने तमाम कप जीते, वर्ल्ड कप, T20 बड़ा कप जीता है, टेस्ट में रैंकिंग में रहा है, तमाम जितने भी एशिया कप भी वो जीता है, जितने भी कप थे उसने विन किए कप्तान। क्यों? क्योंकि कप्तान की जो प्लानिंग होती है वही सब कुछ होता है। आप ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं, आपको पता है कि ये जो बैट है इसको कौन सा बॉलर आउट कर सकता है, आपको वहां पे उसको लाकर लेके आना है। और वो हालांकि वो जगह नहीं होती उसकी बॉलिंग की, उसकी जगह होती है फॉर एग्जाम्पल स्पिनर है, उसकी कोशिश होगी कि मैं कुछ बॉल पुराना हो जाए, फिर मेरी बॉल स्विंग होगी और फिर मैं आउट कर सकूंगा। लेकिन धोनी का प्लानिंग ये होती थी कि अगर ये इसको आउट कर सकता है तो इसके लिए इसकी यही जगह है, जब इसको बुलाओ मैं कर सकता हूँ। वो प्लानिंग होती है कप्तान की और मुकम्मल तौर पर बस यही प्लानिंग को मद्देनजर रखते हुए सबकी होती है। और जिस तरीके से आजकल बाबर की प्लानिंग होती है तो हमारे वो लिटिल स्टार, माशाल्लाह इतनी हाइट नहीं है उनकी, लेकिन जो उनकी शॉट होती है उसके इंडिया के जो कमेंटेटर हैं वो भी कह रहे होते हैं कि इस शॉट में इसकी क्लास है।
और वो क्लास बता रही होती है कि इस गेंद को अब कोई भी नहीं रोक सकता। हालांकि ये जो स्ट्रोक शॉट होती हैं और जो आप पावट खेलते हैं या मुख्तलिफ जगह पे शॉट खेलें, ये खेलनी मुश्किल होती है, लेकिन उसके बावजूद जो उसके बैट को बॉल लगती है वो सीधी जो है वो ग्राउंड की तरफ वो पार कर जाती है, या तो फिर चौका होता है या तो फिर छक्का होता है। किसी दौर में मैं एक अपनी राय भी होती है प्लेयर्स की कि किसी दौर में मैं रेटिंग जो फाउंटिंग था, फाउंटिंग को मैं बहुत पसंद करता था। उसकी शॉट जो होती थी वो अक्सर टाइमिंग के साथ होती थी और टाइमिंग के साथ वो छक्के मारते थे, चौके बहुत अच्छे क्लास के खेलते थे। अब उसके बाद अगर कोई पसंद कोई होता है किसी को, तो वो बाबर आजम मुझे अच्छा लगता है कि बाबर आजम उस तरीके की शॉट खेलते हैं, बल्कि उस तरीके की नहीं मैं कहूँगा, अब उससे भी आगे जाके बाबर आजम खेल रहे हैं और उनकी शॉट में भी वही चीज लग रही होती है। ये लग रहा था कि इस जगह से कोई चौका मार नहीं सकता या छक्का मार नहीं सकता, बाबर आजम उस जगह से भी आपको शॉट मार के दिखाते हैं। एंड क्या अमेजिंग इस वक्त परफॉर्मेंस है हमारी टीम की। जिस तरह अली रज़ा आपने भी मेंशन किया कि हमारी टीम इस वक्त मुकम्मल तौर पे तैयार है कड़ा मुकाबला करने के लिए इंडिया की टीम के साथ। माइकल, आपके ख्याल में हमारी टीम की जो स्ट्रैटेजी है अलाइन करते हैं उसके साथ कोई चीज़ लगता है कि अगर इस तरह से नहीं इस तरह से की जाए तो और बेहतर किया जा सकता है? मैं जो बेसिक ये करंट सिचुएशन जो होता है ग्राउंड के अंदर, उसी में जो एक मास्टरमाइंड कैप्टन होता है, उसी में वो फौरन फैसला कर लेता है कि हमारी स्ट्रैटेजीज कैसी होनी चाहिए। सो इससे पहले भी कि जो टीम की जो प्लानिंग होती है अली रज़ा भाई, उसमें भी चेंजिंग आ जाती है कि हमने क्या करना, स्टार्ट में क्या करना। तो इंशाल्लाह ताला जो इंडिया के खिलाफ आज मैच है, इसमें ऑलरेडी हमारी जो टीम है वो माइंडली तौर पर ये सभी लोग, सभी प्लेयर हमारे सुपर फिट है, एनर्जेटिक। थोड़ा सा अच्छा, मेंटली एक विजन रखना, एंड आई थिंक ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अली रज़ा, कि आप किस माइंडसेट के साथ। कॉन्फिडेंस, इसमें सबसे ज्यादा अहम चीज कॉन्फिडेंस। हाँ। आखिरी बॉल तक आपका कॉन्फिडेंस जीत का होना चाहिए। ये अगर आखिरी बॉल पे भी 6 रन चाहिए, मेरी एक जाती है कि अगर आखिरी बॉल पर 1 रन पे 14 रन भी चाहिए ना, हालांकि नामुमकिन है, नहीं बन सकते, फिर भी आपका माइंडसेट ये होना कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए कि मैंने ये किसी तरीके से, कि मेरी प्लानिंग ये होनी चाहिए कि ये मैंने रन पूरे करने। तो ये कॉन्फिडेंस जो है यही आपको विन करवाता है। बार भाई अपना मैं कहूँगा कोशिश करें कि कोई हमें पाकिस्तान के लिए कोई नगमा ऐसा या कोई ऐसा कोई गीत हो जो आपको लगे कि पाकिस्तान, सिर्फ अगर 2 लाइनें, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम। ठीक है, कल का जो मैच उसके लिए 2 लाइनें जी जी। मुकाबले को बड़े ना है आगे हर कदम, जब तक है दम में दम, होगी कभी हिम्मत न कम, ऐ जज्बा जनून तो हिम्मत न हार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमान, मेहनत अपनी होगी। क्या बात है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट टीम पाकिस्तान, हम आपके साथ हैं। यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक सीरिया चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आपको पता है आप बात कर रहे थे हम लोग पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच के हवाले से एंड स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो फिटनेस की भी बात कर ही लेते हैं। इवन तो हमारे जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं वो तो पहले ही बहुत फिट हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि हम भी उनकी एग्जाम्पल को फॉलो करें और अपनी लाइफ में थोड़ी सी फिटनेस लाने की कोशिश करें कि अपनी डेली रूटीन के अंदर, एक्टिविटीज़ के अंदर कहीं ना कहीं टाइम निकालें वर्कआउट के लिए, एक्सरसाइज के लिए। डिफरेंट तरह के वर्कआउट्स आज आपके पास एज एन ऑप्शन अवेलेबल हैं, बट आई थिंक हम सब सोचते हैं कि करना चाहिए और फिर एट द एंड कर नहीं पाते। तो कोशिश करते हैं कि आज के हमारा ये जो नेक्स्ट आवर होगा, इसमें ना सिर्फ इस बारे में बात करेंगे कौन सी पोटेंशियली मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइजेज आप अपनी डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं, बट ऑल्सो इतनी सारी एक्सरसाइज टू चूज़ फ्रॉम, जो आज जैसे कार्डियो है, उसके अलावा आपके पास योगा है, देयर सो मेनी अदर्स इज़ वेल। तो आखिर कौन सा ऑप्शन किसके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, और डिपेंडिंग ऑन कि आप अचीव क्या करना चाह रहे हैं, आपको कौन सा ऑप्शन
की तरफ जाना चाहिए। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद होंगे, हमारे इस डिस्कशन में साथ देंगे मोहम्मद नवाज बाजवा, हमारे साथ हैं इंटरनेशनल सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर एंड ऑफ कोर्स लेक्चरर भी हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। जिस तरह से मैं बात करी थी कि आज के वक्त में अगर हम देखते हैं तो देयर टू मेनी ऑप्शंस आउट देयर। इनफैक्ट मैं खुद कभी कभी कंफ्यूज जाती हूँ कि कौन सी एक्सरसाइज कौन से शख्स के लिए सही रहेगी, एंड आपके गोल पे डिपेंड करता है कि आप किस एक्सरसाइज को करते हैं। तो एक्चुअली में अगर फॉर एग्जांपल आपका गोल है वेट लूज करना, शादियों का सीजन आ रहा है, आई थिंक एवरीबडी आउट देयर एज वेल, यू नो हर कोई चाहता है कि अगर स्पेशली फैमिली में कोई शादी है तो आप कंप्लीटली अपनी फिटनेस को जो है एक दफ़ा दोबारा से रिवाइव कर लें इन दैट ड्यूरेशन। प्लान होना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज सबसे अच्छी रहेंगी? एक्सरसाइज जो बेसिकली हर चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आपकी एक्सरसाइज है। हर एज ग्रुप के लिए डिफरेंट एक्सरसाइज है, उसका टाइम डिफरेंट है, उसकी इंटेंसिटी डिफरेंट है, ड्यूरेशन डिफरेंट है। अब एक लड़का जो 20 साल का है उस वाला वर्कआउट जो आप एक 50 साल के बंदे को नहीं करवा सकते, या एक फीमेल जो वर्कआउट कर रही हैं उनकी भी इसी तरह फिटनेस के डिफरेंट लेवल्स होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली आपने लेके चलना है। जैसे एक क्लाइंट आपके पास आता है तो सबसे पहले हम उसका फिटनेस टेस्ट करते हैं कि आया वो 1 से 10 तक कहाँ पे गोल करते हैं। उसमें आपकी स्ट्रेंथ टेस्ट है, फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट है, रेंज टेस्ट है। तो वहाँ पे हम उसको चेक करते हैं कि उसका फिटनेस लेवल क्या है। जैसे एक बंदे का फिटनेस लेवल अगर 10 है तो आप उसे 0 से नहीं स्टार्ट करवा सकते, और एक बंदा अगर 1-2 पे चल रहा है तो उसे आप 10 पे नहीं जा सकते। उसके अकॉर्डिंगली फिर आप उसका गेम प्लान सारा बनाते हैं। तो डिफरेंट प्लान होते हैं लोगों को। कुछ लोग जिम में आते हैं सिर्फ टाइम पास के लिए, कुछ को एक एक्टिविटी चाहिए, कुछ को सोशल नेटवर्क जो आपका सोशल सर्कल है उसको एनहांस करने के लिए आते हैं, कुछ मसल बिल्डिंग के लिए आते हैं, कुछ वेट लॉस के लिए, कुछ वेट गेन के लिए आते हैं। तो मेजॉरिटी जो हमारी वो वेट लॉस के लिए आती है, तकरीबन 90% हो। तो हमारी जो डाइट है, हमारा जो हालात हैं आजकल के लोगों की, खुश खुराकी है माशाल्लाह। जिस टाइम कम खाना है उस टाइम हम लोगों ने सबसे ज़्यादा खाना है। जिस टाइम हमने सोना है उस टाइम हमने लाजमी जागना है, और जिस टाइम जागना है उस टाइम हमने सोने के लिए जाना है। तो सारी रूटीन जो है वो उल्टी है, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म है वो भी कंफ्यूज रहता है, आपकी बॉडी शॉक में रहती है कि मेरा टाइम कुछ और करने का, कर मैं कुछ और। अच्छा, आपने कहा बहुत सारे लोग जिम में सोशलाइज करने के लिए भी आते हैं, तो ऐसा कभी हुआ है कि आपका कोई क्लाइंट हो और आपको रियलाइज हो कि यार मतलब इसको तो इंटरेस्ट ही बातों के अंदर है और कोई इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल? 50% जो आपके क्लाइंट्स हैं वो आपके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। अच्छा, तो मतलब कि आप ना सिर्फ फिटनेस ट्रेनर हैं बट थेरेपिस्ट भी हैं? थेरेपिस्ट कह सकते हैं। आपकी काउंसलिंग भी उनकी करनी पड़ती है, आपको मोटिवेट करना पड़ता है। कुछ लोग आके जैसे वो डॉक्टर के पास जाके नहीं कहते मैंने ठीक नहीं होना, वो कहते हैं मैंने ये किया मैं ठीक नहीं हो सकता, मैं फिर आ गया हूँ आज। तो उनको आपने मोटिवेट भी करना है, लेके भी चलना है, भागने भी नहीं देना। इस तरह का भी नहीं करवा देना पहले दिन ही बंदा फेडअप हो जाए। तो वो अपने बिजनेस के प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करेंगे, अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करेंगे, अपने ब्रेकअप शेयर करेंगे। आप मतलब अगर आपसे किसी पे भी फैसलाबाद में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपके पास अवेलेबल होगी? अवेलेबल होगी पर वो मिलेगी नहीं, क्योंकि मिलेगी नहीं, हाँ, पर्सनल इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होता है, इसीलिए तो वो बंदा शेयर कर लेता है। क्लाइंट ट्रेनर कॉन्फिडेंशियलिटी बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि हमारा फोकस इस पर नहीं है कि वो क्या इन्फॉर्मेशन है या गॉसिप सेशन नहीं करना हमने, हमारा फोकस इस बात पर है ज़्यादा कि ना सिर्फ आपको फिजिकली अगर आप क्लाइंट को फिट करना चाहते हैं, बट उसमें मेंटल फिटनेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि किस तरह के माइंडसेट के साथ वो आ रहे हैं जिम में, और अगर वो इस माइंडसेट के साथ आ रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता, और अगर आप लोग भी वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी रूटीन एक डेवलप करना चाह रहे हैं, लेकिन आपका माइंडसेट ये है, बिलीव नहीं करते कि आप कर सकते हैं, तो कर पाएंगे? एग्जैक्टली जैसे मोस्टली कुछ लोग डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं, वो टैबलेट्स पे होते हैं। अब वो एक हार्मोन होता है आपकी बॉडी में, डोपामाइन, जो आपको हैप्पीनेस देता है। तो उसको रेगुलेट करने का जो आपके डिप्रेशन को हार्मोन कंट्रोल करता है, 2 ही तरीके हैं दुनिया में। एक या वो मेडिसिन ले लें, दूसरा आप वर्कआउट करें। तो मेडिसिन लेनी है लोगों के लिए आसान है, तो समझते हैं कि मेडिसिन ले लिया तो अब हमने सारा कुछ कंट्रोल। अच्छा, डोपामाइन के लाइक यू सेड कि ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कि आप कितना खुश हैं अपनी लाइफ में, कितना प्रोडक्टिव हैं अपनी लाइफ में। आपको लगता है कि मोस्ट लोग रियलाइज़ करते हैं कि मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ से कितनी ज़्यादा कनेक्टेड? बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। जब आप स्ट्रेस में है ना तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, खाना खाने को दिल नहीं करता। कुछ लोग स्ट्रेस में, परेशानी में ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, ओवर ईटिंग शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों को बिल्कुल ही भूख मर जाती है, उनको याद ही नहीं होता खाना खाया नहीं खाया, टाइम है खाने का नहीं है। तो हर बंदा जो है ना, उसकी बॉडी डिफरेंट सर्कमस्टांसिस में डिफरेंट रिएक्ट करती है। तो उसको लेके चलना है, उसके डिप्रेशन को भी आपने देखना है, उसकी बात भी पूरी सुननी है।
उसको फील भी नहीं होने देना, उससे आपने काम भी करवाई जाना है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब आप वर्कआउट में बंदे के आदत डेवलप कर देते हैं तो वो जो टाइम होता है स्पेसिफिक 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 का, 1 घंटे का या एक सेट जो लगा रहा है उसमें आपको उसके बिजनेस की हर टेंशन उस बंदे को भूली होती है, घर का प्रॉब्लम भूला होता है, उसको होता है कि मैंने ये कैसे करना है। तो एक समय में एक तरह का उसका फोकस जो है ना वो 100% डाइवर्ट हो जाता है। तो वो जो 1 घंटा होता है उसका स्ट्रेस भी रिलीज होता है, ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होती है, दिमाग में फ्रेश ब्लड जाता है, तो स्ट्रेस लेवल रिलीज होता है, बॉडी रिलैक्स होती है, वो टेंशन को थोड़ी देर भूल जाता है और ग्रेजुअली जैसे जैसे वो यूज टू होता जाता है, स्टेमिना डेवलप हो जाता है, तो उसको मज़ा आना शुरू हो जाता है। फिर वो अपने वो जो फेज़ है उसका डिप्रेशन में उसमें आस्ते आस्ते निकल जाता है। कई केसेस ऐसे हैं लोगों को शुगर है, परेशानी की वजह से डिप्रेशन से ट्रिगर होती है वो, तो वो आते हैं यूज टू होते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी क्लाइंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा ठीक हो चुके हैं। अच्छा, जिम कल्चर कितनी हद तक आपको लगता है पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है? Sorry? जिम कल्चर कितना एग्जिस्ट करता है? अब बहुत ज़्यादा हो गया मीडिया की वजह से। हर बच्चा जो है वो उसका दिल करता है मैं 6 पैक कंपैरेटिवली 5-6 साल पहले आई थिंक इतना जैसे जैसे अब ग्रेजुअली आप आते जाएं अगले सालों में इससे भी ज़्यादा होगा क्योंकि आपकी ये मूवीज़ आप आज से 10-20 साल पहले की मूवीज़ देखें, जो आपके मूवीज़ में हीरोज़ आते थे वो पेट निकले होते थे, तोन निकली होती थी, पेट पहले आता था, हीरो बाद में आता था। तो अब जितने आ रहे हैं वो रिप्ड आ रहे हैं सारे, इस वजह से। तो इसमें मीडिया का बहुत रोल है, सोशल मीडिया का भी बहुत रोल आप खुद मीडिया पर्सन हैं, आप इस चीज़ को रिलेट कर सकती हैं कि मीडिया कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप एक ऐड लगा देती हैं, उस पर वो बंदा या बंदी जो कह देती है, अगर वो एक वेल नोन पर्सनैलिटी है तो लोग उस चीज़ को बाय करना शुरू कर देते हैं उसके बिहाफ पे। अच्छा, एंड इसमें लेकिन दो चीज़ें हैं। आई डू फील लाइक एज अ मीडिया पर्सन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है आपकी कि आप अनरियलिस्टिक गोल्स किसी के लिए सेट ना करें। एंड आई डू फील लाइक कि शायद वो डिस्टिंक्शन करना मोस्ट ऑडियंसेस के लिए डिफ़िकल्ट होती है टू अंडरस्टैंड कि रियलिस्टिकली गोल्स आपके किस तरह से अलाइन करते हैं आपकी अपनी फिजिक के साथ, आपकी अपनी बॉडी टाइप के साथ। हर कोई सेम बॉडी टाइप अगर अचीव करने के पीछे पड़ जाए तो आई थिंक दैट बी वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग। हर चीज़ हर बंदे के लिए नहीं होती। जैसे आप देखें एड्स आते हैं टीवी पे, एक लड़की काली है, क्रीम लगाती है, नेक्स्ट डे शी गॉट वेरी फेयर। इस तरह हर बंदे को पता है पॉसिबल नहीं है, पर लोगों की साइकी ऐसी है कि लोगों को वो चीज़ अट्रैक्ट करती है। तो इसी तरह आप देखेंगे ये रक्षों के पीछे लिखा होता है या ऐड आ रहे होते हैं, ये सप्लीमेंट ले लें इससे इस तरह हो जाएगा। अच्छा, लेकिन इसके पीछे आई थिंक ये भी तो है ना कि एक इनसिक्योरिटी एक शख्स की है, बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जिनका एक नॉर्मल स्किन टोन है, मेरा खुद एक बिल्कुल नॉर्मल स्किन टोन है एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट, अल्हम्दुलिल्लाह। आई हैव नेवर बीन दिस सॉर्ट ऑफ अ पर्सन। लेकिन आई डू फील लाइक कि उसमें कहीं ना कहीं अगर आपको सोसाइटी की तरफ से इनसिक्योर महसूस करवाया जाता है कि आप एक सर्टन तरह से नहीं दिखते, कि आपने जी गोरे होना है, जी आपके मसल्स होने चाहिए, आपकी एक सर्टन हाइट होनी चाहिए, तो ये भी एक बड़ी कंसर्निंग चीज़ है। सारी बात है, जो आपका माहौल है वो आप पे इन्फ्लुएंस करता है, असरअंदाज होता है। लोग जो आपको बात कहते हैं, जो आपकी वीकनेस है उसको हिट करते हैं। तो उसका बेहतरीन तरीका ये कि जो आपकी वीकनेस है आप उसको अपनी स्ट्रेंथ बना लें। कई लड़के बड़े दुबले होने की वजह से जिम ज्वाइन करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो इतने मस्कुलर हो जाते हैं कि वो कंपटीशन तक खेलने लग जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक न्यूज़ रिसर्च पीस जो मैंने देखा, एंड प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग बिकॉज आई डू बिलीव के कई दफ़ा सोशल मीडिया पे इतना कंटेंट होता है दैट इट माइट नॉट बी क्लोज टू रियलिटी, तो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन और आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं अगर मैं इस चीज़ में गलत हूँ। क्या इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वो हैविंग अ प्रॉब्लम जहाँ पे स्पेशली कॉम्पिटिशन्स में कम्पीट करने के लिए ज़्यादातर ये बहुत लो इनकम इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, एक पूरी इंडस्ट्री इसके ऊपर इस वक्त डिपेंड करती है, बेस करती है। क्या उसके लिए किस तरह के सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि ओवर यूज़ हो रहे हैं, या स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि एक्चुअली में इन लोगों की हेल्थ के लिए और कुछ डेथ्स भी जो कि हो चुकी हैं इसी वजह से? उसका कॉज जो है वो सप्लीमेंट्स नहीं है, कुछ बैंड सब्सटेंस होते हैं, स्टेरॉइड्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं, तो वो नहीं यूज़ करने चाहिए। सप्लीमेंट भी आपको वो यूज़ करना चाहिए जो कि असली है। यहाँ तो आपको मेडिसिन असली नहीं मिलती तो यहाँ पे लोकल बहुत कुछ बनता है, पैकिंग ओरिजिनल करके आपको दे देंगे, वो बच्चे खाते हैं, वो कुछ पैसों के लिए लोग उनका बेड़ागर कर देते हैं, वो 10-10 साल भी खाते हैं तो वैसे ही होते हैं। अल्टीमेटली उनकी फिर जो लाइफ है वो स्टेक पे आ जाती है, फिर सारा कुछ छोड़ना पड़ता है। तो नेचुरल डाइट सबसे बेहतरीन चीज़। अगर आप आज से 10-20 साल पहले चले जाएं पीछे, तो ना आपको प्रोटीन का कोई कंसेप्ट मिलता था, ना BCS का, ना आपको प्री वर्कआउट्स का पता था, ना पोस्ट वर्कआउट का, ना इंट्रा वर्कआउट का, अमाइनो एसिड्स का नहीं था। तो तभी बॉडी बिल्डिंग होती थी, लोग फिट होते थे, एथलीट बनते थे, सारा कुछ होता है। सप्लीमेंट आपका काम करता है तब जब आपकी एक्चुअल जो डाइट है, नेचुरल डाइट, वो पूरी है, तो सप्लीमेंट सिर्फ उसको सपोर्ट करता है। अगर आप ये समझेंगे कि आपने ये सप्लीमेंट खा लिया, प्रोटीन पाउडर ले लिया तो आप डेवलप हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल एक गलत मिथ है।
वो भी आपकी लैब में ही तैयार होती हैं, जो ओरिजिनल आपकी नेचुरल डाइट है उससे एक्सट्रैक्ट करके वो प्रोटीन पाउडर बनाया जाता है। तो डोंट गो फॉर डैट। अभी देखा है कि बच्चे नए नए जिम में आते हैं तो इतना बड़ा बैग होता है, खोलें तो काफ़ी कुछ उसमें से निकल आता है, ये फ़लाँ चीज़ का सप्लीमेंट है, ये टैबलेट है, ये फ़लाँ चीज़ है, ये फ़लाँ चीज़ है, ये फ़लाँ चीज़ है। डू दे एक्चुअली हेल्प? एक सर्टेन लेवल के बाद जाके वो चीज़ें आपको हेल्प करती हैं। जब आपका ट्रेनिंग लेवल हो गया, आपकी बॉडी की नीड वो होगी, लाइक आप 2 किलो दूध एक टाइम पे पी लेते हैं, बॉडी ने तो रखना है वो 250 ml से 300 ml, बाकी तो यूरिनेट हो जाना है। तो आप उतना वर्कआउट कर नहीं रहे, उतनी आपकी बॉडी की कैपेसिटी नहीं है, अब्जॉर्प्शन नहीं है, तो बाकी सारा आप वेस्ट ही कर रहे हो। तो या तो आप इंटरनेशनल लेवल पे चले गए, उस तरह की ट्रेनिंग कर रहे हो, वो डाइट प्लान है आपका। डाइट प्लान देखें कि ट्रेनिंग कर रहे हैं तो बाहर निकल के पिज़्ज़ा खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक खा रहे हैं, 200 कैलोरीज आपने जिम में बर्न करनी है, बाहर निकलते ही 1700 कैलोरीज की आपने इनटेक कर लेनी है, तो फिर सप्लीमेंट बेचारा वहाँ पे क्या करेगा। अच्छा, वेट लॉस पिल्स एट वन पॉइंट इन टाइम बड़ी फेमस हुआ करती थी, हाउ बैड इज? सॉरी, हाउ बैड आर वेट लॉस पिल्स? नहीं लेनी चाहिए आप। नहीं लेनी डाइट बेसिकली जो चीज़ है ना वो आपकी डाइट है, कैलोरीज की गेम है सारी। जिस बंदे को डाइट से कैलोरी से खेलना आ जाता है ना, वो आप जब चाहें गेन कर सकते हैं, जब चाहे कट कर सकते हैं। वही जिम होता है, वही इक्विपमेंट्स होते हैं जहाँ पे आप वेट गेन करते हैं, उन्हीं इक्विपमेंट्स पे, उन्हीं वर्कआउट्स पे आप वेट लॉस करते हैं। फ़र्क कहाँ पे आता है? सिर्फ आपकी कैलोरीज का। अगर आपने सरप्लस में जाना है तो आप गेन करेंगे, अगर आप थोड़ा सा डेफिसिट में हैं तो आप कट करेंगे। कोई इसमें ऐसा हर किसी को शॉर्टकट चाहिए होता है, मतलब लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं होता क्वाइट ऑनेस्टली, ना तो वेट गेन करने का जो मसल गेन करने की कोशिश कर रहे हो, तो ना ही वेट लॉस करने का जो अगर आप कोशिश करेंगे कोई पिल्स ले लेंगे और उससे जो है आपकी, या कोई डाइट, कीटो डाइट बड़ी पॉपुलर रही पिछले कुछ अरसे में सोशल मीडिया के थ्रू भी, ओवरऑल भी, लेकिन ज़्यादातर लोग जिन्होंने कीटो के थ्रू अपना वेट लूज़ किया था, क्वाइट जिस तरह से उन्होंने लूज़ किया था जितनी क्विकली, उसी तरह गेन कर लिया। जो उन्होंने जिस टाइम पे वो छोड़ा, तो क्या प्रॉब्लम था कीटो डाइट के साथ और क्यों उसको मेंटेन नहीं रख पाए मोस्ट लोग जिन्होंने उसको किया, और डबल वेट इनफैक्ट कुछ लोगों का गेन हो गया बाद में? कीटो वेट लॉस करने में तो बहुत इफेक्टिव है, बट अगर आप लंबे अरसे तक बगैर किसी कह लें एहतियात के चलते हैं, उसके साथ काफ़ी आपको चीज़ें लेनी पड़ती हैं। लाइक जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट बंद कर देने हैं, स्वीट्स बंद करनी है, फ्रूट्स बंद करने हैं, तो आपको मिनरल वाइटामिन नहीं मिलेंगे, जिसमें आपकी स्किन डैमेज होगी, नेल डैमेज होंगे, बाल ख़राब होंगे आपके, तो आप वो ज़्यादा लंबे अरसे तक कर नहीं सकते। ये कोई 17वीं सेंचुरी में एपिलेप्सी के पेशेंट्स के लिए ये डेवलप की गई थी कीटो डाइट, उनको दी जाती थी। तो बाद में फिर रिसर्च हुई कि ये वेट लॉस में हेल्प करती है। इसमें होता क्या है कि आपकी बॉडी जो है उसका बेसिक एनर्जी सोर्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। आप कार्बोहाइड्रेट्स को कट करते हैं, प्रोटीन जो है वो मॉडरेट करते हैं, और जो फैट्स हैं वो हाई करते हैं। तो एक्सटर्नल सोर्स भी आप फैट ज़्यादा लेते हैं, 70% से 60% आप फैट लेते हैं, तो आपकी बॉडी की इंटरनल पॉकेट्स में जो फैट स्टोर होती है, बॉडी उनको यूटिलाइज करती है, बाहर से फैट लेती है, तो आपकी इंटरनल फैट भी जो है उसके साथ बर्न होना स्टार्ट होती है, वेट बहुत जल्दी आपका गिरता है। अब मसला कब होता है कि जब आप करने के बाद एकदम उसको छोड़ के कार्ब्स की हाई इनटेक करते हैं, तो बॉडी में आपकी डेफिशिएंसी होती है। तो उसको छोड़ने का भी एक तरीका है कि स्टेप बाय स्टेप आपने उसको बंद करना है और उन चीज़ों से अवॉइड करना है जिनसे आप पहले गेन कर चुके हैं। तो अगर आप कीटो छोड़ते ही वो बैड फूड पे आ जाते हैं, जंक फूड, फास्ट फूड, तो वो जितना आपने लॉस किया वो डेफिनेटली गेन होगा। स्टेप बाय स्टेप उसको छोड़ें, तरीके से छोड़ें। कार्ब की क्वांटिटी जो आप बिल्कुल होगी उसको मॉडरेट पे ले आएँ, उसके बाद उसको नॉर्मल एक रेंज में लेके एकदम ना। जिस तरह से आपने अगर सडनली जिन लोगों ने छोड़ी और नेक्स्ट डे बिल्कुल, तो वहाँ पे ज़्यादा बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने फास्टिंग की है सारे दिन की, तो आपका 1-2 kg जो है वेट, वो वाटर वेट जो ही है वो आपका कम हो जाता है। शाम को आप अफ्तारी के बाद रोज़ा खोलते हैं, पानी पीते हैं, तो भाग दो वो उतना ही वो आपका मेंटेन होता है या 1 kg ऊपर हो जाता है। तो वही रीज़न है कि डेफिशिएंसी होती है आपकी बॉडी में, जो चीज़ आपने लेनी है वो सडन आपको क्लिक करती है उसमें। अच्छा, इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बहुत सारे लोग करते हैं, हाँ, कितना काम करती है और कितना काम नहीं करती? उसमें भी आपकी एक ईटिंग विंडो है, वो आपने रख लेनी 2 घंटे की, 3 घंटे की। उसके अंदर आपने जो भी खाना है वो खाना है, और 16 घंटे ऑलमोस्ट आपने अगले दिन, लाइक अगर आपने 8 बजे सुबह खाना शुरू किया, 9 बजे तक, 11 बजे तक आपने खा लिया, 11:01 पे आपने कुछ नहीं खाना। सारा दिन आप पानी पिएँ, कॉफ़ी पिएँ, ब्लैक कॉफ़ी, क्रीम कॉफ़ी नहीं, ग्रीन टी लें। अगले दिन दोबारा आपने 8 बजे खाना। तो उसमें क्या होता है कि 16 घंटे के बाद नेचुरली आपकी बॉडी में जो ग्रोथ हार्मोन है वो पीक पे चला जाता है, जो आपके फैट बर्निंग प्रोसेस को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। जैसे आप फास्टिंग में करते हैं, आप इंटरनली भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो वो आपकी वेट लॉस में हेल्प करती है।
फिर उसमें ये नहीं कि वो जो 4 घंटे उसमें आपने इतना खा लेना है, इतनी कैलोरीज की इंटेक कर लेनी है जो आप 24 घंटे में नहीं करते। उसमें भी मॉडरेट लेवल पे रहना कि जो बॉडी को एनर्जी देती रहे। आपकी कंपाउंड और कम्प्लेक्स कार्ब मिक्स लें, प्रोटीन की क्वांटिटी अच्छी लें, फैट्स भी ऐड करें। यहाँ पे होता क्या है कि लोग फैट को बिल्कुल छोड़ देते हैं, कार्ब को बिल्कुल छोड़ते हैं, सिर्फ प्रोटीन डाइट पे आ जाते हैं, तो फिर आपका जो है वो प्रॉब्लम में आ जाता है। स्टमक डाइजेस्टिव सिस्टम आपका प्रॉब्लम में आ जाता है, आपकी बाउल मूवमेंट जो है वो रुक जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, और जो आपका क्लाइंट है वो प्रॉब्लम में आ जाता है। तो उस चीज़ों को देखना कि सारी चीज़ें, बेसिक एनर्जी के सोर्स आपके 3 ही है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है। जो भी आपकी डाइट है उसमें ये तीनों सोर्स मौजूद होने चाहिए, तो वो आपका एक हेल्दी डाइट प्लान है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू करेंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सिटी एचएन में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात कर रहे हैं फिटनेस के हवाले से। ऑफ कोर्स जितना हो सकता है अपनी लाइफ में कोशिश करें कि ऐड करें, अपनी एक रूटीन डेवलप करें, अपनी ओवरऑल फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी बनाएं अपनी लाइफ के अंदर। एट द एंड ऑफ द डे मुझे हमेशा लगता है कि हम अगर बेहतर तरीके से अपना ख्याल रखेंगे तो अपनी लाइफ में हम जो भी करना चाहते हैं, वो चाहे हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या फिर करियर रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उन सब चीज़ों को हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं जब हम फिजिकली एंड मेंटली अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हैं, अपनी फिटनेस का ख्याल करते हैं। कार्डियो के बारे में भी ज़रूर बताएगा। कार्डियो किन लोगों के लिए अप्रोप्रिएट ऑप्शन रहता है अगर वो वेट लॉस कर रहे हैं या ओवरऑल फिटनेस के ऊपर अपने फोकस करना चाहते हैं? बेसिकली पहले तो यू हैव टू नो कि कार्डियो है क्या। कार्डियो का पूरा नाम जो है वो कार्डियोवास्कुलर है, यानी आपके हार्ट का जो वर्कआउट है। और ये एक बड़ी मिथ बनी है कि जब आप कार्डियो करते हैं तो वेट लॉस होता है या आपका मसल लॉस होता है, तो ये दोनों चीज़ें ही गलत हैं। कार्डियो होता गया बेसिकली एक आम आदमी का जो हार्ट रेट है वो 70 से 80-85 के दरमियान होता है। जब आपके नॉर्मल हार्ट रेट का 50% एक्स्ट्रा चला जाता है, लाइक 110 to 115 के बिटवीन, तो आपकी बॉडी तब कार्डियोवास्कुलर जोन में आ जाती है। तो अगर आप अपने हार्ट रेट का, नॉर्मल हार्ट रेट का 70% चले जाते हैं, 60 to 70%, वो आपका फैट बर्निंग जोन है। वहाँ आपकी बॉडी जो है फैट को यूटिलाइज करती है एनर्जी के लिए। अगर 70% प्लस चले जाते हैं, 70 to 80, तो वो आपका एरोबिक जोन आ जाता है। वहाँ पे बॉडी फिर आपके कार्बोहाइड्रेट्स को यूटिलाइज करनी शुरू करती है। फिर उससे ऊपर जाते हैं तो एनारोबिक जोन है, 90% पे जाते हैं तो फिर वो रेड जोन आपका आ जाता है। अब कार्डियो में होता क्या है कि जब आप कोई भी एक्टिविटी, कोई भी वर्कआउट 3 मिनट से ज़्यादा एक्सेल करते हैं कंटिन्यूसली, तो उसको कार्डियो बोला जाता है, जिसमें आपका हार्ट जो है वो पंपिंग ज़्यादा तेज़ शुरू कर देता है और आपके लंग्स की जो फंक्शनैलिटी है वो तेज़ होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है, आपको सांस चढ़ना शुरू हो जाता है और ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो तेज़ होती है। अब कार्डियो में फिर 2 चीज़ें हैं डिफरेंट आगे, कि एक आप फैट बर्न करते हैं, एक आप कैलोरीज बर्न करते हैं। दोनों चीज़ों में फ़र्क है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग जिम में आते हैं, घंटा घंटा भागते हैं, डेली की उनकी रूटीन है, बट उनका फैट लॉस नहीं होता, तो सिर्फ वो अपना कैलोरीज बर्न करके जाते हैं, फैट लॉस करके नहीं जाती। अब एक ही वर्कआउट अगर आप करते रहते हैं तो बॉडी आपकी उसकी यूज टू होती है और प्लेटो को हिट कर जाती है, वहाँ पे फिर रिस्पॉन्ड नहीं करती। अच्छा, एक और चीज़ मैंने कार्डियो के साथ जो नोटिस की है, जब आप कार्डियो इवन कर भी रहे हों, समटाइम्स वो आपकी बॉडी को अनप्रोपोर्शनल कर देती है, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, कि अगर आप ऑन अ डेली बेसिस ट्रेडमिल कर रहे हैं और या फिर एक ही तरह की एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, तो वो पोटेंशली आपकी टांगों के मसल्स तो सही हो जाएंगे, या आप लूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपकी टांगें तो आपको मोर शेप नज़र आएंगी, लेकिन अनप्रोपोर्शनल आपको आपकी बॉडी महसूस होने लगेगी। उसके पीछे क्या वजह होती है? उसके पीछे यही रीज़न कि कार्डियो का काम है सिर्फ आपके हार्ट का वर्कआउट है वो। राइट। ये एक बड़ी मिथ है कि कार्डियो करने से आप फैट लॉस करते हैं। अब फैट लॉस आपका कैसे होता है कि जब आप कार्डियो करते हैं तो कैलोरीज बर्न होती हैं आपकी प्रोटीन से, फैट से, कार्बोहाइड्रेट से और वाटर से। वेट लॉस में इससे पहले एक और बात करना चाहूँगा कि अक्सर सुना जाता है कि कार्डियो नहीं करनी, रनिंग नहीं करनी, तो उससे आपका मसल लॉस होगा। तो मसल लॉस आपका तब होता है जब आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप प्रोटीन बॉडी को नहीं दे रहे, तब आपका जो है वो मसल लॉस होता है। अगर आप प्रोटीन उसको पूरी दे रहे हैं अपनी बॉडी को, तो कभी भी आपका मसल लॉस जो है वो नहीं होगा। अब कार्डियो ने क्या करना है, आपकी कैलोरीज बर्न करनी है, डाइट जो आपने लेनी है उसने आपको साइज देना है, बट जो वेट ट्रेनिंग है उसने आपकी बॉडी को शेप देनी है। अब सिर्फ कार्डियो करके आप अगर कहेंगे कि आप शेप में आ जाएंगे तो वो नहीं हो सकता। तो डिफरेंट किस्म के कार्डियोज आपको हिट करना चाहिए। किसी दिन आप ट्रेडमिल कर लें, किसी दिन आप साइकिल कर लें, एलिप्टिकल कर लें, स्टेयर मास्टर्स कर लें, रोइंग कर लें, जंपिंग कर लें, स्किपिंग कर लें, रनिंग कर लें। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कार्डियो, जो आप करना चाहते हैं आप उसको करें और ज़रूर करें, डेली बेसिस पे करें अपने गोल के अकॉर्डिंग। अगर आपका गोल वेट लॉस का है
तो उस हिसाब से चलें, अपने बॉडी वेट के हिसाब से। आप देखेंगे अगर ट्रेडमिल पे भी आप जाके प्लान के अकॉर्डिंगली उसके अपनी इन्फॉर्मेशन को एंटर करते हैं तो हर बॉडी वेट के एज के हिसाब से वो डिफरेंट कैलोरीज शो करता है। तो अब हम लोग प्रेफर करते हैं कि जिस बंदे का वेट 95 kg से प्लस है उसको रनिंग रिकमेंड ना करें कि उसके नीज पे सारा वेट आना, जब जर्क लगनी है उसने भागना है तो वो वॉक से स्टार्ट करे, ग्रेजुअली बॉडी को यूज टू करे, कोई और टाइप जो है कार्डियो कर ले। जैसे कुछ लोगों के नीज में प्रॉब्लम होता है तो उनको हम लोग इलेप्टिकल या बाइक रिकमेंड करते हैं, वो मोस्ट नी फ्रेंडली है। ट्रेडमिल से अक्सर लोगों के नीज में प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब डिफरेंट टाइप्स का जो कार्डियो है वो हिट करें जिससे आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। हम गोल्स किस तरह से आपको सेट करने चाहिए? अनरियलिस्टिक गोल्स मीन्स कि आप बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाएंगे। अगर आप सोच के जा रहे हैं कि मैंने एक हफ्ते में 2-3-4 kg लूज़ करना है तो आई थिंक दैट्स वेरी अनरियलिस्टिक गोल। जब तक आप एक यूज टू नहीं हो जाते, एक रूटीन नहीं आपकी डेवलप हो जाती, फिर आप शायद उस गोल को अचीव कर सकते हैं। गोल्स कैसे सेट करने चाहिए? गोल हमेशा आपका रियलिस्टिक होना चाहिए। जैसे अक्सर होता है लोग आते हैं 25-26 साल एज है किसी की या 40 साल है तो आगे पहले दिन ही 2-2.5 घंटे जिम में ना जो उसको चीज़ नज़र आ रही है वो इतना अग्रेसिव होता है कि आज मैंने ना वेट लॉस करके जाना है। तो मेरा उससे क्वेश्चन होता है उस बंदे से, एज कितनी है आपकी? हो गया 40 साल। मैंने कहा इतना वेट आपने 40 साल में किया है, अगर आप ये कहेंगे ना कि 40 मिनट में ये रिवर्स हो जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं। उल्टा ये होगा कि कल आपकी बॉडी में ऐसे क्रैम्प्स होंगे कि अगले 40 दिन आप जिम का सोचेंगे भी नहीं। तो स्टेप बाय स्टेप चलें, आहिस्ता आहिस्ता चलें। 40 साल नहीं, 40 महीने नहीं, 40 हफ्ते नहीं, कम से कम खुद को 40 दिन दें, उसके बाद आप वेट चेक करें। आप मोटिवेट होते हैं तो उस तरह चलें। तो एकदम से जाके आपको हर चीज़ नहीं हिट कर देनी चाहिए। उसका फिर नुकसान यही है कि अगले दिन आप उठ भी नहीं सकते। वो कहेंगे हंसा भी नहीं जा रहा, उठा भी नहीं जा रहा, इवन वॉशरूम में नहीं जाके बैठा जा रहा। तो उस चीज़ से बचने के लिए आपको थोड़ा सा स्लोली चलना चाहिए, प्लान के अकॉर्डिंग अपना गोल। एक और चीज़ आप अगर नोटिस करें, हमारी सोसाइटी में वेट लॉस को एसोसिएट किया जाता है वर्कआउट्स के साथ, और सिर्फ अपनी हेल्थ को मेंटेन या इम्प्रूव करने के लिए कभी भी आप लोगों को बहुत कम देखेंगे। इनफैक्ट बहुत कम इस चीज़ से रिलेटेड अवेयरनेस है कि आपको वर्कआउट वैसे ही करना चाहिए। आमतौर पे भी आप आधा घंटा वॉक करें, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब क्यों इसको ज्वाइन कर देते हैं? एक्सरसाइज करनी है तो भी वेट लूज़ करना है, ज़रूरी तो नहीं है कि उसके लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। एक्सरसाइज आप घर में भी रह कर सकते हैं। इफ़ यू आर गोइंग फॉर वर्कआउट डजंट मीन यू हैव टू लिफ्ट हैवी वेट्स। वेट लिफ्टिंग करना ज़रूरी नहीं है, आप घर में रह के भी अपना बॉडी वेट से बहुत अच्छे वर्कआउट्स कर सकते हैं। जो एक्सरसाइजेज आप जिम में कर सकते हैं वो आप घर में भी कर सकते हैं। हर बंदा तो जिम में नहीं जा सकता, जैसे फीमेल है उन्होंने अपनी फैमिली की लुक आफ्टर करनी है तो सब लोग तो नहीं जिम में जा सकते, या इतना टाइम स्पेयर नहीं कर सकते, या डेली नहीं जा सकते, या हमेशा नहीं जा सकते। तो आप घर में भी रह सकते हैं। एक्सरसाइज जो है, फिटनेस जो है आपका एक लाइफस्टाइल है, उसको लाइफस्टाइल के तौर पे अडॉप्ट करें। जैसे अपने घर के रूटीन के दूसरे आप काम करते हैं तो एक्सरसाइज के लिए आप ज़रूर टाइम निकालें। अगर आप 24 घंटे में अपने जिस्म को 1 घंटा आधा घंटा नहीं दे सकते तो आपको हेल्दी रहने का हक ही कोई नहीं है। जिस जिस्म से आपने काम करना है, अर्न करना है, जॉब पे जाना है, बिजनेस करना है, अगर आप उसके लिए टाइम नहीं निकाल सकते तो मेरा नहीं ख्याल आपको हेल्दी रहने का हक है। कितना ज़रूरी है एट एनी एज एंड टाइम, एंड आई थिंक ये हैबिट जो होती है आपकी हेल्थ के लिए वो बचपन में डेवलप होती है। अगर आप बचपन से आप किसी ना किस तरह की फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, स्पेशली अगर हम लड़कों की बात करते हैं तो आई थिंक उनको फिर थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलती है। बट लड़कियों में क्या आपको नज़र आता है क्योंकि बचपन में एज सच उनका एक्सपोजर नहीं होता कि वो आपको नज़र आए ज़्यादा खेलते हुए, या स्कूल्स में ज़रूर ये ऑप्शन अवेलेबल होता है बट उस तरह से आई थिंक कंपैरिजन में अगर हम देखते हैं तो वो कम आपको ओवरऑल नज़र आते हैं। तो क्या लगता है वो हैबिट फिर आगे भी डेवलप हो जाती है? बच्चियों में वाकई ये चीज़ थोड़ी सी कम है, उनका रुझान इस तरफ नहीं होता एक्सरसाइज की तरफ। ये तो अपना ख्याल रखने वाली बात है, सेल्फ केयर है। अगर वो अपने मेकअप का ख्याल रख सकती हैं, इतना बियर्ड टेयर का रख सकती हैं तो इस चीज़ का भी रखना चाहिए। और जहाँ तक बात है लड़कों की, यंग एज में वो जब तक स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो बड़ा कुछ खेलते भी, एक्टिविटीज़ होते हैं, मोटे भी नहीं होते। जैसे वो प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, बैठने वाला काम है या टेंशन है, स्ट्रेस है, तो डे बाई डे बेचारे जो हैं वो फैलना शुरू हो जाते हैं, कोरोना की तरह फैल जाते हैं। तो फिर वापसी जो है वो काफ़ी मुश्किल होती है। तो इसको एक आप लाइफस्टाइल के तौर पे लें तो कभी भी आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि आप मोटे हो गए हैं। अच्छा, और जिस तरह से आपने बात की कि वेट गेन करना बहुत आसान होता है, नहीं आसान कुछ भी नहीं होता। नहीं, वेट गेन करना मुझे लगता है कंपैरेटिवली अगर आप जो लोग फूडी हैं, जिनको खाने की आदत है, उनके लिए आसान है।
लेकिन कंपैरेटिवली तो और जब उसमें आप करना कुछ सोचते नहीं, सिर्फ हैं आपने खाना है। और जब आप सोचते हैं कि अच्छा भैया मैंने लूज करना है, क्योंकि खाना ज़्यादा खाना बड़ा आसान लगता है कि अच्छा आपने एक प्लेट एक्स्ट्रा और किसी चीज़ की खा ली, 3 की जगह 4 मील्स खा ली, लेकिन जब आप 4 से 3 मील्स पे आने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वो बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, इसमें भी डिफरेंट है। कुछ क्लाइंट्स रहते हैं जिन्हें अंडर वेट होते हैं, वेट गेन करना होता है, पर उनको भूख ही नहीं लगती। अब 2-3 तरह की बॉडीज होती हैं। कुछ लोग होते हैं वो कुछ भी खा ले उन्होंने मोटे नहीं होना, उनका मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट होता है। और कुछ हैं वो जो जिनको कहते हैं कि पानी भी खाया लगता है, वो कुछ ना भी खाएं तो बेचारे मोटे होना शुरू होते हैं। तीसरी टाइप वो होती है कि जो अच्छा खाएंगे अच्छा नजर आएंगे, बुरा खाएंगे बुरा नजर आएंगे। फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई योर बॉडी टाइप, क्या बॉडी टाइप कौन सी है। और अगर आपने हेल्दी वेट गेन करना है उसका और तरीका है, और अगर डर्टी बल्क करना है तो वो जो आपने बताया कि 4 की जगह 5 मंगवा ली। जैसे हमारे एक कल्चर है कि खाना खा लिया है, कहीं गए हैं तो वो खा रहे हैं तो उन्होंने कहना है आ जाओ खा जाओ, खाने का टाइम। भूख लगी है या नहीं लगी, खाने का टाइम हो गया, आपने खाना ही खाना, ये फ़र्ज़ है आप पे। तो ये चीज़ जो है बड़ी गलत है। आपने जैसे बात की कि 3 मील या 4 मील, आपके दिन में 6 मील भी हों तो कोई इशू नहीं है, पर उसका एक पोर्शन होना चाहिए, ठीक है। आपका एक हैंडफुल है, इसके अकॉर्डिंगली आपका एक मील होना चाहिए जो हर से 2 से 3 घंटे के बाद आप अपने स्टमक को फीड करते हैं, तो उस पर बर्डन भी नहीं रहा। यहाँ पे होता क्या है कि सुबह स्टफ इतना आप खा लेते हैं, पराठे 3-4 दबा के, शाम तक बेचारा मैदा जो है वो टेंशन में पड़ा रहता है। बिल्कुल। इससे पहले कि मजीद गुफ्तगू करें, ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे फिटनेस के हवाले से। आज की लाइफ में इतना स्ट्रेस है, इतनी सारी चीज़ें हैं कि अपने लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। कोशिश है कि आज के प्रोग्राम के थ्रू आपको अवेयर भी करें और मोटिवेट भी करें कि अपनी हेल्थ पर हमेशा फोकस रखें अपना, एंड अपनी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को हमेशा साथ लेकर चलने की कोशिश करें। जहाँ पर एक तरफ हम कहते हैं कि हम फिट होना चाहते हैं और अपना जो भी मतलब, एंड आई डू बिलीव कि ना सिर्फ वेट लॉस के लिए बट एक्चुअली में मेंटेन करने के लिए भी अपनी ओवरऑल हेल्थ को ज़रूरी होता है। ऑप्टिमली मोटिवेशन कम क्यों हो जाती है लोगों में, या कम क्यों नज़र आती है कंपैरेटिवली? इसकी एक रीज़न ये भी कि हम लोगों को हर चीज़ जो है ना वो जल्दी जल्दी चाहिए, पेशेंस नहीं है। पेशेंस नहीं है। मतलब ये जो काम है ये तो डे इन डे आउट, वीक इन वीक आउट, मंथ इन मंथ आउट, ईयर इन ईयर आउट। मतलब आप एक समझ लें एक आर्टिस्ट हैं, आपने कंसिस्टेंसी नहीं है, कंसिस्टेंसी की समझ लें कि एक आप आर्टिस्ट हैं, आपने अपनी बॉडी बनानी है जिस तरह की आप चाह रहे हैं, तो उसमें टाइम लगता है। तो ये बड़ा सब्र का काम है। ड्राइंग तो है नहीं कि यहाँ से रेज कर दें, पेट थोड़ा छोटा कर दें, ये सही नहीं बना, 6 पैक बना दें, बाइसेप बड़ा कर दें। तो लोगों में सब्र नहीं है, दूसरा कंसिस्टेंसी नहीं है। अच्छा, मैं कहीं पे पढ़ रही थी, जी जी, बी अनकंफर्टेबल नहीं, बी कंफर्टेबल बीइंग अनकंफर्टेबल। तो ये आई थिंक इवन विद फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। बिल्कुल। जिम में एक बड़ी सबसे जो फेमस कोटेशन है आर्नल्ड की, नो पेन नो गेन, जस्ट शट अप एंड गो टू ट्रेन। कि ट्रेनिंग करें, बातें मत करें। यहाँ पे होता है कि आगे मोबाइल पे एक साइड लगा लिया, मोबाइल पे लोग बिजी हैं, रेस्ट पीरियड इतना लंबा ले लिया, तो वर्कआउट को वो एज ए वर्कआउट, आप जिम से निकलें तो किसी को बताना ना पड़े आपने वर्कआउट किया है, आपकी जो हालत है वो बताए कि आपने वर्कआउट किया है। अगर आप चिल करके आ गए तो उससे बेहतर घर बैठ के मूवी शूवी देखें, हमें टाइम ज़ाया किया। जैसे अभी बात कर रहे थे आपके लाइफस्टाइल की, फिटनेस भी ऐसी है जैसे आपने एक मकान रेंट आउट किया, जब तक आप उसका वियर टियर करते हैं, पे करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, वो आपके पास रहता है। जब नहीं करते तो वो वापस चले जाए। फिटनेस भी ऐसे ही है, उसके लिए आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना पड़ता है, डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, वर्कआउट करना पड़ता है, अच्छे से खाना पड़ता है, कैलकुलेटेड, तो फिटनेस आपके पास रहती है। छोड़ देते हैं फिर तो निकलना शुरू हो जाती है। अच्छा, सबसे ज़्यादा आपको कौन सा एज ग्रुप अनमोटिवेटेड नज़र आता है? सबसे ज़्यादा जो वो हमारे समझ लें 40+ के जो लोग हैं, जो बिज़नेस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं, या जिन पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जो सेल्फलेस हो चुके हैं लोग, खैर अपनी काम कर लें, कमा लें। पहले होता ये है कि पैसे कमाने के लिए सेहत ख़राब की जाती है, फिर सेहत कमाने के लिए पैसे दिए जाते हैं। और बड़ी मज़ेदार बात मैं अपने क्लाइंट्स से, अक्सर लोग आते हैं लैंड क्रूजर्स पे साइकिल चलाने के लिए, गाड़ियों पे आते हैं पैदल चलने के लिए, इन द एंड यही होता है, फिर चला भी नहीं जा रहा होता, फिर डॉक्टर्स के चक्कर लग रहे होते हैं। उससे बेहतर है कि टाइमली आप अपने लिए ज़रूर टाइम निकालें। सारी दुनिया को आप 24 घंटे देते हैं, 1 घंटा आपका अपना भी हक है, जिस बॉडी के साथ पैदा होने से लेकर मरने तक आपने रहना है। अच्छा, हमारी जो लास्ट अगर हम बात करते हैं अपने पेरेंट्स की जनरेशन की, आई डू बिलीव के उस तरह से वो शायद अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाए, और एक सेल्फलेस तरीके से, जिस तरह से आपने कहा, दे हैव सैक्रिफाइस सो वेरी मच
अपने बच्चों के लिए, टू गिव अस द लाइफ दैट वी हैव। तो आई थिंक वैसे भी वालिदैन से बड़ी कोई नेमत आपकी ज़िंदगी में नहीं हो सकती, लेकिन एक सेल्फलेसनेस की भी एक लिमिट होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी टू द पॉइंट कि आप अपने आप को, अपनी फिजिकल, अपनी मेंटल हेल्थ को निगलेक्ट कर दें टू द पॉइंट, बिकॉज आपके बच्चे कभी नहीं चाहेंगे, आपकी फैमिली कभी नहीं चाहेगी कि आप अपनी सेहत को कॉम्प्रोमाइज़ करें। लाइक अगर मैं ही अनफिट हूँ, मैं बीमार हूँ, तो उसकी प्रॉब्लम किसको है? मेरी फैमिली को। अगर मैं ठीक रहूँगा, मैं खुश रहूँगा, तो मैं अपनी फैमिली की बेहतर तरीके से जो है टेक केयर कर सकता हूँ। तो सबसे पहले इंसान अपने बारे में सोचता है, उसके बाद दूसरों के बारे में। आप खुद ठीक होंगे। अब कोई बंदा ऑफिस जाता है, वो बीमार हो गया, अल्लाह ना करे कोई मसला है, तो जा सकता ऑफिस? बिल्कुल नहीं जा सकता। तो सबसे पहले उसे अपना ख्याल रखना चाहिए, उसके बाद उसकी फैमिली आती है, क्योंकि वो खुद ठीक रहेगा तो फैमिली का ख्याल रखेगा। हर चीज़ की एक लिमिट है ना। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर आप बहुत ज़्यादा सेल्फलेस हो जाते तो अल्टीमेटली आज नहीं, कल नहीं, परसों आप कोलैप्स करेंगे और सबको लेके बैठ जाएंगे। जब आप स्पेशली हम अगर फीमेल्स को देखें जो कि 40 प्लस हैं, 30 प्लस हैं, आई डू फील लाइक सेम इशू वहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे कंसिस्टेंटली अपनी हेल्थ की फ़िक्र नहीं की जाती है। 30 प्लस आई डू फील लाइक कि आपके लिए किसी भी चीज़ को उस तरह से एम्ब्रेस करना कंपैरेटिवली ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। 30 प्लस ख़वातीन में किस तरह के हेल्थ इश्यूज़ आपने ऑब्ज़र्व किए हैं, अगर आपका किन क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्शन रहा? 90% प्लस तो ओबेसिटी है, उसकी वजह से भी शुगर है, ब्लड प्रेशर बड़ा कॉमन है। और जैसे कि अभी आप पहले बात करी थी कि फीमेल में एक्सरसाइज का ट्रेंड बहुत कम है, तो एक्सरसाइज की तरफ वो तब आती है जब डॉक्टर कहता है। डॉक्टर ने कहना बहुत लेट होता है। अब एक चीज़ आप बचपन से करते आ रहे हैं, यूज टू है, तो वो आपके लिए कैरी करना आसान है। अब एक एट दी एज ऑफ 30 या 35, 40 आप जाके वर्कआउट करना शुरू करें, तो पहले तो बंदा वैसे ही बहुत अनकंफर्टेबल होता है कि मैं जाके इतना मोटा, लोग मेरी तरफ देखेंगे। हमारा कल्चर भी ऐसा है, कोई मोटा बंदा हो तो उसको बड़े ऐसे नज़रों से देखा जाता है जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया। तो उसको इनकरेज करना चाहिए कि आखिर वो बंदा हिम्मत करके आया तो है। तो अगर वो शुरू से इन चीज़ों को लेके चलें तो लेटर एज में उनका ऐसा इशू ना हो। तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। फैमिली प्रॉब्लम उसके अलावा स्ट्रेस उनका बहुत ज़्यादा होता है। फिर जब बंदा इस तरह अनफिट होता है तो और ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, लोगों की बातों से, अपनी हेल्थ को लेके जो काम वो करना चाह रहा है वो कर नहीं पा रहा, चल नहीं पा रहे, सांस बहुत चढ़ना शुरू हो जाता है। और फिर शादी के बाद के जो मसाइल होते हैं, फैमिली है, वो बिल्कुल ही फिर उसमें बिल्कुल ख़त्म होकर रह जाते हैं, तो मर्ज हो जाते हैं, निकलना बहुत मुश्किल होता है। आई थिंक एक मैसेज जो कि आई वांट कि आज के शो से हमारी ऑडियंस को मिले वो ये है कि ठीक है, आप अपनी फैमिली के लिए और करना चाहिए। फैमिली, आई डोंट थिंक ज़िंदगी में फैमिली से ज़्यादा कोई और हैंड्स डाउन कोई और इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकती है, लेकिन अपना ख्याल भी तो रखें आप। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब अपने, जिस तरह आपने कहा कि आप अगर आधा घंटा या घंटा अपने लिए नहीं निकाल रहे हैं तो आप अपने आप को आप डिजर्व नहीं करते? कि किस तरह से आप कहते हैं? मुझे वो लाइन आपकी बहुत मोटिवेटिंग। आपको हेल्दी रहने का कोई हक नहीं, आपको हेल्दी रहने का कोई हक नहीं। अगर आप सिर्फ आधा घंटे हदीस मुबारक भी है कि तुम्हारे जिस्म का तुम पे हक है, कसरत करो। आप सल्लल्लाहु को बहुत पसंद थी, कुश्तियाँ करवाते होते थे इमाम हुसैन की, सहाबा कराम की। तो आपको भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि आप जिम में चले जाएं, 4-4 घंटे लगा दें, पर उतना करें जो आपके जिस्म के लिए ज़रूरी है, इसको आराम दें। जैसे आप खुद को तकलीफ़ पहुंचाना गुनाह है, इस तरह अपना ख्याल रखना जो ये भी एक अच्छी बात है। तो अपना ख्याल रखें ताकि वो दूसरों का ख्याल रख सकें। किसी ने आपका ख्याल नहीं रखना अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे। जैसे कोई आपकी इज़्ज़त नहीं कर सकता जब तक आप अपनी इज़्ज़त खुद नहीं करते, तो इसी तरह आपका कोई ख्याल नहीं रख सकता जब तक आपने अपना ख्याल खुद नहीं रखना। तो किसी से एक्सपेक्ट मत करें। अगर आप अपना नहीं रख रहे तो किसी से क्यों उम्मीद करते हैं वो आपका ख्याल रखें। सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी जो जर्नी रही है फिटनेस के साथ, क्या लेसन रहा है जो आपने सीखा? मैंने ये सीखा कि कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन। आपको लगता है कि वर्कआउट करना या एक्सरसाइज करना एक्चुअली में, अगर फॉर एग्जांपल आप अगर ओवरऑल एक डिसिप्लिन पर्सन नहीं है, पंक्चुअल भी नहीं है, तो आपको बना देता है? बनना पड़ता है आपको, उसके अलावा आप फिट हो ही नहीं सकते। आपको पता है कि आप कितने मील है, इतने टाइम पे आपने इतना मील लेना है, उसकी ये क्वांटिटी है, उसमें प्रोटीन ये है, कार्बोहाइड्रेट ये है, फैट्स ये है, इतने टाइम पे आपने लेना है। आपका वर्कआउट का टाइम ये है, इतनी देर बाद आपने वर्कआउट करना है। मील लेने के पोस्ट जो वर्कआउट मील है वो इतने बजे लेना है, और प्री वर्कआउट मील इतने बजे लेना है। तो आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। आपकी नींद आपने अपनी पूरी करनी है रिकवरी के लिए, बॉडी के लिए। तो जब तक आप डिसिप्लिन नहीं होंगे तो आप कर ही नहीं कुछ सकते। और ये डिसिप्लिन आपको आपकी डे टू डे लाइफ में भी बहुत हेल्पफुल करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन जो कि यंगस्टर्स फिटनेस के हवाले से सीख सकते हैं वो क्या होगा? देयर इज नो शॉर्टकट। नो शॉर्टकट। ये काफ़ी
आई थिंक बिल्कुल, आप ये चले जाएं किसी बच्चे को कहते हैं ना तुम्हारे हाथ पे गर्म कोयला रखेंगे और तुम्हारे मसल्स बन जाएंगे, वो बच्चे इतने एम्बिशन कर दें, जो भी करना है बननी चाहिए। 1 महीने में मुझे बॉडी नजर, एक मेरे क्लाइंट है, मैं नाम नहीं उनका मेंशन करूंगा, वो पहले दिन कहते हैं यहाँ से मैं जब जाऊँ ना तो मेरे आर्लैंड की तरह मसल्स बने हों। तो मैं कहा भाई मेरे पास तो कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं आपका 1 दिन में पहले दिन आप आए हो और ये कर दूँ। मतलब उनके माइंड में ये होता है कि जिम जाना है, ट्रेनर हायर करना है, तो ट्रेनर के पास कोई जादू की छड़ी है, इसने आधे घंटे में ना मुझे यहाँ से भी कर देना है, यहाँ से भी ऐसे कर देना है, फिर मुझे दोबारा आने की जरूरत नहीं। कहता है मैं वेट अगर, तो कई क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि जब हमने ड्रॉप कर लिया वेट, अब ये दोबारा बढ़ना नहीं चाहिए, हम जो मर्जी खाएं, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, आपको डिसिप्लिन में तो रहना पड़ेगा। अब आपने वेट अगर गेन करने वाली डाइट लेनी है तो फिर आप लॉस कैसे कर सकते हैं? उसके लिए आपको डाइट का अपनी का एंड ना सिर्फ वर्किंग आउट बट डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करती है। आपकी डाइट आपके मूड पे बहुत असर करती है आपकी डाइट। अगर आप डेफिसिट में बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा डेफिसिट में, तो आप डेजी रहेंगे, हर टाइम आवाज़ार रहेंगे, सुस्त रहेंगे, स्लो रहेंगे। आप बिल्कुल आपने कट कर दिया ना। अक्सर होता ही है कि जो लोग खुद ही यूट्यूब से देख के या गूगल के डॉक्टर्स होते हैं तो वो ऐसे ही करते हैं, वहाँ से कोई प्लान देखा। अब हर प्लान हर बंदे के लिए, आपकी बॉडी की नीड्स डिफरेंट है, मेरा BMI डिफरेंट है, एज ग्रुप डिफरेंट है, गोल डिफरेंट है, बॉडी टाइप डिफरेंट है, मेरे लिए कैलोरीज और होंगी, आपके लिए होंगी, मेरा वर्कआउट और होगा, आपका और होगा, मील प्लान और होंगे। वो वहाँ पे एक लिखती है स्पेसिफिक, वो हर बंदा वो कर रहा है। तो उसमें होता क्या है, आपकी जो माइंड की एनर्जी है, जिस चीज़ से माइंड ने एनर्जी लेना, वो कार्बोहाइड्रेट है, वो आपने जीरो कर दें, फिर कोई काम भी नहीं होता, सुस्त पड़े रहते हैं। ये बिल्कुल आपने सही बात की कि डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आज हमारे शो के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए वक्त निकालने के लिए। और यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाज़त है, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।